इसलिए उसने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं तुमसे फिर कभी बात करूंगा, अलविदा। लेकिन हासना ठहरी हासना, वो सिमर नहीं थी जो अदब से बात करे। उसने विपिन का हाथ पकड़ा और बोली, नहीं नहीं, कहाँ चले? तुमने सिमर की बात सुनी ना, तो मेरी क्यों नहीं सुन रहे? सुननी तो पड़ेगी ही। और विपिन के पसीने छूट गए। विपिन इमोशंस के मामले में चाहे कितना भी मंद हो, लेकिन हासना का ड्रेस बदलना और ऐसे बात करने से उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि बात थी क्या। हासना आगे बोली, मैं बस एक ही बात कहना चाहती थी तुमसे, वो ये कि फ्यूचर में तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, फिर चाहे तुम दुनिया के दूसरे कोने पर ही क्यों ना चले जाओ। हासना हमेशा से अपने फैसलों को लेकर सख्त रही थी और बहुत सहजता से अपने मत सामने रखती थी, लेकिन आज ये सब कहने के लिए उसे भी अपनी पूरी हिम्मत बटोरनी पड़ी थी। अच्छा, विपिन ने एक सेकंड सोचा, फिर बड़ी हाजिर जवाबी से जवाब दिया, ठीक है, मुझे अपना टीचर बना लो, मेरी स्टूडेंट बन जाओगी तो मैं तुम्हें अपने साथ कहीं भी ले जा सकूंगा, नहीं तो तुम्हें मेरी नौकरानी बनकर आना पड़ेगा। विपिन, हासना गुस्से से विपिन को घूरने लगी और विपिन बोला, नहीं तो फिर छोड़ दो। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। और फिर उसने अपना मूवमेंट आर्ट इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही गायब हो गया और हासना मुंह फुलाए खड़ी रह गई। फिर एक हल्की स्माइल के साथ बड़बड़ाई, मुझे तो ये देखना है कि तुम किसे चुनोगे, मुझे या सिमर को। वहां से दूर एक वीरान गली में विपिन चैन की सांस ले रहा था। हे भगवान, आज उसके किस्मत को हो क्या गया था? एक मुसीबत कम थी क्या जो उसकी जुड़ुआं भी आ गई हैं? दो प्रपोजल, क्या होगा विपिन तेरा? कैसे संभालेगा इन्हें? वो मन ही मन बड़बड़ाया, ये तो अच्छा हुआ कि अभी अभी उसकी आत्मा की गहराई बढ़ गई थी, वरना ये प्रेशर तो उससे सहन ही ना होता। विपिन ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे इस मामले को और नहीं खींचना चाहिए, मुझे जल्द से जल्द प्रत्यूषा को ढूंढना होगा ताकि वो बता सके कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, ताकि मेरा इनसे पीछा छूटे, क्योंकि ये काम मुझसे खुद से तो होगा नहीं, प्रत्यूषा ही भगाएगी इन्हें। हाँ, यही सही रहेगा। सच में जीनियस होना भी ना बड़ा दुखदाई होता था। अपना स्टेटस भी वो छिपा कर नहीं रख सकता था, नहीं तो एक के बाद एक ना जाने कितनी लड़कियों की झड़ी लग जाएगी, और वो प्रेशर तो मैं भी झेल नहीं पाऊंगा। इन दोनों से भागने में ही मेरी सारी हिम्मत और ताकत चलेगी, अगर और आ गई तो मेरा क्या होगा? ऐसा सोचकर ही विपिन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अगली बार कोई लड़की मिली तो सबसे पहले उन्हें अपना स्टूडेंट बनाऊंगा, ताकि ऐसा कुछ सोचने का उन्हें मौका ही ना मिले। ऐसा ही सोचते विचार करते हुए विपिन मास्टर टीचर हॉल पहुंच गया। सिलीगुड़ी मास्टर टीचर हॉल लड़ाई मास्टर हॉल से भी बड़ा था। उसकी बड़ी आलीशान बिल्डिंग मास्टर टीचर के नंबर 1 प्रोफेशन होने की तरफ इशारा करती थी। दूर से ही विपिन को कई मास्टर टीचर आते जाते दिखाई दे रहे थे और अनगिनत लड़ाकू एरिया में जमा थे, इस आशा में कि उन्हें गाइडेंस के लिए कोई बेहतरीन टीचर मिल जाएगा। विपिन एक खाली गली में गया और उसने कपड़े बदलकर मास्टर टीचर कोट पहन लिया, साथ ही उसने अपना मास्टर टीचर का सील लगा लिया और फिर चल पड़ा मास्टर टीचर हॉल के अंदर। उसके सीने पर चमकते 6 सितारे देखकर कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर कोई उसे देखते इज्जत से सिर झुका रहा था। सिलीगुड़ी जैसे बड़े देश में 6 स्टार मास्टर टीचर टॉप के तो नहीं माने जाते थे, लेकिन आम जनता में फिर भी उनका काफ़ी दबदबा रहता था, और जब 6 स्टार मास्टर टीचर विपिन की उम्र का हो तो उसे इज्जत ज़्यादा मिलती ही थी, क्योंकि उसके 7 स्टार मास्टर टीचर बनने के चांस जो ज़्यादा रहते थे। तभी, मास्टर सेन, क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? मेरे पास अभी कोई कागज़ नहीं है, तो क्या मेरी अंडरवियर पर साइन कर सकते हैं? ओए, लाइन मत काटो मेरी, मैं पहले आई थी। मास्टर सेन, यहाँ साइन कीजिए। साइड हटो, मास्टर सेन मेरे हैं। मास्टर टीचर हॉल में विपिन ने कदम ही रखा था कि तभी अचानक से कुछ लड़कियां उसकी दिशा में दौड़ती आईं और विपिन के तोते उड़ गए। भगवान मुझे बचाओ, उसके दिमाग में एक आवाज़ आई। वैसे तो विपिन ने अपनी पुरानी दुनिया में बहुत सारे फ़ैन देखे थे, लेकिन अंडरवियर पर साइन मांगने वाला पागल फ़ैन वो पहली बार देख रहा था। आज तक उसने अपने अलावा और किसी का अंडरवियर देखा नहीं था, अपनी गर्लफ्रेंड का भी नहीं, और ये अनजान उससे अंडरवियर पर साइन मांग रही थी। पागल थी क्या ये? विपिन ने हाथ हिलाते हुए कहा, सुनिए, मैं आप सभी की उत्सुकता समझ रहा हूँ, लेकिन मैं एक सभ्य इंसान हूँ और मेरी पहले से ही एक पार्टनर है, इसलिए माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं एक मास्टर टीचर हूँ, इसलिए आशा करता हूँ कि आप बाहरी खूबसूरती नहीं, अंदरूनी सुंदरता देखेंगे। और लेकिन इससे पहले कि उसकी बात ख़त्म होती, लड़कियां भागती हुई उसके साइड से निकल गईं, सीधे मास्टर टीचर हॉल के बाहर। और शायद विपिन को कहीं से हल्की सी आवाज़ भी आई, चल परे हट, बीच में खड़ा हो गया।
एक लड़की तो पल भर के लिए विपिन के सामने रुकी भी और उसे सिर से पांव तक देखते हुए बड़बड़ाई, पागल। फिर मोटा सा चेहरा और उससे भी बड़ा पेट लिए भीड़ की तरफ भागी, मास्टर सैन मेरे लिए रुकिए। और विपिन उसे टुकुर टुकुर देखता रह गया। जिस दिशा में वो जा रही थी वहाँ थोड़ी ही दूरी पर एक लड़का खड़ा था, सफ़ेद कपड़े पहने, जिसके सीने पर 7 सितारे चमक रहे थे। वो भीड़ को देख हल्की सी स्माइल के साथ बोला, माफ़ कीजिएगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं साइन बाद में कर दूंगा सभी के लिए। ये सुन लड़कियां ज़ोर से चिल्लाई, लेकिन वो हमें अभी चाहिए। अपने फ़ैन की डिमांड सुन सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का सभी को शांत करने लगा। ठीक है ठीक है। फिर उसने कलाई झटकी और एक नाम हवा में लिखा और वो तैरता रह गया, जिसे देख विपिन को शौक लगा। लेकिन 7 की कैलोग्राफी, ये लड़का 7 स्टार पेंटर है। एक पेंटिंग के कई ग्रेड होते थे, जिनमें से 7 स्टार रैंक वाले फ्लोटिंग पेंटिंग बना सकते थे, यानी बीच हवा में पेंटिंग, ताकि बिना किसी माध्यम के भी इमेज और शब्द किसी को दिखाए जा सके। ऐसे ही साइन उस लड़के ने किए थे। विपिन ने नाम पढ़ा, आलोक सैन। नाम पढ़ते ही विपिन का मूड खराब हो गया। अच्छा, तो ये फैन बेस इस लड़के के लिए था, क्योंकि उसका सरनेम भी सैन ही था। और उसने वो स्पीच, हे भगवान, ये उसके साथ हो क्या रहा था आज। जहाँ भी वो जाता था हर जगह ऐसी हरकतें क्यों कर बैठता था जिससे शर्मिंदा होना पड़े। सैन बोला तो खुद को ही समझने लगा, सैन नाम वाले तो इस दुनिया में ना जाने कितने लोग थे। बस बुरा इस बात का लग रहा है कि सामने वाले का नाम कितना अच्छा था। आलोक मानो पूरी दुनिया उसमें समाई हो, और उसका नाम देखो, विपिन, जो शुरू होते ही खत्म हो जाता था। पर नाम जो था सो था, तो उसके ऊपर उसका तो कोई अधिकार नहीं, इसलिए वो चुप हो गया। आलोक ने साइन किए, फिर मुस्कुराते हुए भीड़ से बोला, मैं एक साइन यहाँ छोड़ रहा हूँ, अब ये किसे मिलेगा आप लोग खुद फैसला कर लें। मुझे सच में बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। इतना कह वो वहाँ से चला गया और लड़कियाँ जो उसके साइन मांग रही थीं वो उसे देखती ही रह गईं। कितना हैंडसम है वो। हाँ मास्टर आलोक, जब भी मास्टर टीचर हॉल आते हैं लड़कियों का झुंड पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहा होता है। उसके आगे तो हम मानो कुछ है ही नहीं। सिलीगुड़ी का नंबर 1 का जीनियस है वो, और क्या आशा करते हो। और उसका बर्ताव तो देखो, उसके आगे हम किसे दिखाई देंगे। हाँ, वो हमारी लीग के बाहर है। आसपास जो कुछ मास्टर टीचर जा रहे थे सभी आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुन विपिन बड़बड़ाए, यहाँ का जीनियस सिलीगुड़ी में नंबर 1, तभी तो लड़कियाँ उसके पीछे दीवानी हैं। इतनी उम्र में 7 स्टार मास्टर टीचर और इतना बेहतरीन पेंटर भी, लड़कियों को तो पागल होना ही था। पर तभी विपिन ने खुद को याद दिलाया, इस दुनिया में बहुत जीनियस है, मैं भी हूँ, इसलिए मुझे मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ एक तरफ विपिन गहरी सोच में था, वहीं सामने से उसके वही मोटी सी लड़की आ रही थी, जो उसे पार होते हुए उसकी तरफ नाक सड़ाते हुए बोली, तुम क्या देख रहे हो, आज से पहले कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या। और विपिन की आज फिर से बोलती बंद हो गई। उसने आज तक बहुत सारी सुंदर लड़कियां देखी थी, 2 ने अभी अभी उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने ऐसी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी, ऐसा रूप और इतना एटीट्यूड। खैर वो उसकी प्रॉब्लम थी, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए उसे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए उसने चुपचाप मास्टर प्रकाश कहाँ है ये पूछा और उस तरफ चल पड़ा। तभी अचानक से उसने किसी को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। मास्टर अविनाश, उसने आवाज़ लगाई। लोधी पैलेस से निकलने के बाद अविनाश सीधे सिलीगुड़ी चला आया था और विपिन ने उससे वादा किया था कि अगर वो सिलीगुड़ी आया तो उससे ज़रूर मिलेगा, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं सोचा था उसने। विपिन को देखकर अविनाश ने हाथ जोड़ ली और बोला, सीनियर अंकल। विपिन ने सिर हिलाया, आपने लेवल पार कर लिया। हाँ, मास्टर इंद्रसेन की गाइडेंस पाकर मैं आखिरी स्टेप ले पाया, मास्टर अविनाश ने कहा। अविनाश बहुत लंबे टाइम तक संत लेवल 3 के आखिरी पड़ाव पर ही अटका हुआ था, लेकिन इंद्रसेन की गाइडेंस पाने के बाद आखिरकार उसे हिम्मत मिल ही गई थी और उसने लेवल पार कर लिया, जिसकी वजह से अब वो संत लेवल 4 का एक्सपर्ट बन गया था। कुछ और बातें करने के बाद मास्टर अविनाश बोले, मास्टर विपिन, क्या मास्टर इंद्रसेन भी गोल पार आए हैं? क्योंकि अगर मुमकिन हो तो मैं खुद उनसे मिलकर उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। विपिन ने सिर हिलाया, मेरे टीचर कब कहाँ होते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता होता। आम तौर पर जब ज़रूरत होती है तो वो खुद मुझे ढूंढ लेते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जाने से पहले मास्टर इंद्रसेन से मिलकर उन्हें थैंक यू बोल दूँ, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं, मास्टर अविनाश ने कहा। जाना? आप कहाँ जा रहे हैं? विपिन ने पूछा। अविनाश सिलीगुड़ी मास्टर टीचर हॉल का मास्टर टीचर था, तो फिर वो कहाँ चला? पूछे जाने पर अविनाश का जवाब मिला, बॉडी में मिली मेंटल एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के बाद मैंने लेवल पार कर लिया, लेकिन मास्टर इंद्रसेन की कही हुई बातें मेरे दिमाग से जा नहीं रही हैं, इसलिए मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं अपने परिवार के पास वापस जाऊंगा।
जो मुझे चाहे जो भी सज़ा दें, मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। बस आशा करता हूँ कि वो वापस मुझे अपने परिवार का हिस्सा मान लें। विपिन एक पल के लिए तो शौक हुआ, लेकिन फिर वो समझ गया कि ऐसा वो सिर्फ अपने परिवार की वजह से कर रहा था, क्योंकि उसे अपने परिवार के पास वापस जाना था। और फिर अविनाश की आंखों में उसका दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। मास्टर अविनाश असल में संत वंशावली के एक परिवार से था, रोहिला खानदान से, लेकिन जवानी में उसने गलती से अपने दीवार के राज एक लड़की को बता दिए थे। उस लड़की को जिसे वो पसंद करता था, जिसकी वजह से उसे परिवार से निकाला गया था और उसकी ऐसी हालत हो गई थी। मास्टर अविनाश आहें भरते हुए बोले, टूटे हुए पत्तों को अपनी जड़ों के पास वापस जाना ही होता है। इतने दिन घुमक्कड़ी करने के बाद मुझे लगता है कि अब वक्त हो गया है अपने घर वापस जाने का। भले ही वहां जाकर मुझे उनकी माफ़ी ना मिले और शायद वहीं पर मेरी मौत भी हो, लेकिन कम से कम मैं अपनी बची हुई जिंदगी ऐसे ही फिरते हुए नहीं काटूंगा। विपिन सेन शांत हो गया। वो कहता भी क्या, उसका परिवार तो था नहीं, इसलिए ये इमोशन उसे समझ नहीं आते थे। पर अविनाश को देखकर ऐसा लगता था कि अगर उसका परिवार उसे मौत की सज़ा भी सुना देगा तो उसे भी वो खुशी खुशी मान लेगा। मास्टर अविनाश आगे बोले, मैं जिंदगी भर भगौड़ा बनकर नहीं रहना चाहता। भगौड़ा? विपिन ने पूछा। हाँ, चाहे जो हो, मेरे अंदर भी रोहिला खानदान का ही खून है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपने रिलेशन तोड़ दूं, और जब तोड़ नहीं सकता तो कभी ना कभी तो मुझे उनका सामना करना ही पड़ेगा। वैसे जब मैं वहां से गया था तो मैंने उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अब जब इतना वक्त बीत गया है और मुझे भी सोचने का वक्त मिल गया है तो मुझे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है, बहुत पछतावा, अविनाश ने उदासी से कहा। अविनाश के उदास चेहरे को देख विपिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहे, कैसे तसल्ली दे उसे। काफी देर तक दोनों में से कोई कुछ ना बोला। फिर अविनाश विपिन से बोला, सीनियर अंकल, मैं जानता हूँ कि आप मास्टर प्रत्युषा को पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपको उस बारे में और भी कुछ बता ही देना चाहिए। अविनाश ने विपिन और प्रत्युषा का रिलेशन देखा था। कोई भी आंख वाला साफ देख सकता था कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, खासकर विपिन। उसका इंटरेस्ट तो पहले दिन से ही सबको साफ था। अविनाश का सीरियस टोन सुन विपिन बोला, हाँ बोलिए ना। अविनाश बोले, मैं आपको सच सच बताता हूँ, असल में मुझे भी मास्टर प्रत्युषा की असली पहचान के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन जितना मैंने देखा है उस हिसाब से हो सकता है कि वो किसी संत वंशावली से हो। अगर सच में वो बजाज परिवार की छोटी राजकुमारी है तो आपका और उनका रिलेशन बहुत मुश्किल है। शायद मास्टर इंद्रसेन भी इस मामले में आपकी ज्यादा मदद ना कर पाए। ये सुन सबसे पहले तो विपिन को शौक लगा। क्या, आपको भी प्रत्युषा की असली पहचान नहीं पता? असल में मास्टर अविनाश ही प्रत्युषा को अरेस्टी मास्टर टीचर एकेडमी लेकर आए थे, इसलिए उसे यही लगता था कि कम से कम अविनाश को उसके बारे में पता होगी ही। पर यहाँ तो वो भी मना कर रहे थे। मास्टर अविनाश ने कहा, मुझे अपना परिवार छोड़े कई साल हो गए और उसके बाद मैंने अपना बसेरा गोलपारा में ही बना लिया था, और वहाँ क्या हो रहा था इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन क्योंकि जिस तरह से मास्टर प्रत्युषा ने अपनी ताकत इकट्ठी की है और इतनी कम उम्र में मुझसे भी ज्यादा ताकत पाली है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो ही बजाज वंश के मशहूर जीनियस है। न सिर्फ उनके पास बजाज वंश का सबसे पावरफुल खजाना है, बल्कि सबसे प्योर ब्लड लाइन भी है, और इसलिए उनके वंश वाले उन्हें आपके जैसे बाहर वाले से शादी कभी नहीं करने देंगे। मैं समझ रहा हूँ, विपिन ने सिर हिलाया। मास्टर प्रकाश ने भी उसे खंडर में यही बताया था, इसलिए वो पहले से ही जानता था कि उसका प्रत्युषा के साथ होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला था, लेकिन फिर भी पीछे हटने का उसका कोई इरादा नहीं था। सुप्रीम मास्टर टीचर और सुप्रीम संत होने की वजह से उसे यकीन था कि वो प्रत्युषा के लायक जरूर बन पाएगा, और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे भी रास्ते से हटना ही होगा। अविनाश ने एक पल के लिए विपिन को देखा, फिर बोला, ठीक है, अगर आपको इस बारे में पता है ही तो मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे ये मत कहना कि मैं टांग अड़ा रहा हूँ। मैं बस आपको एक एडवाइस देना चाहता था कि उन्हें ऐसा फैसला मत लेने दीजिएगा जिसका बाद में उन्हें पछतावा हो। पछतावा? विपिन के दिल की धड़कन रुक गई। ये शब्द उसके दिल को चीर गए थे। सच तो ये था कि उसने तो सोचा था कि अगर सब कोशिशें करने के बाद भी उसके परिवार वाले ना माने तो वो उसे लेकर चला जाएगा, और उसे यकीन था कि कुछ वक्त बाद उसके पास इतनी ताकत हो भी जाएगी कि वो ऐसा कर सके। लेकिन अविनाश की एडवाइस सुनने के बाद वो दोबारा सोच में पड़ गया।
हाँ, ऐसे जबरदस्ती करके वो प्रत्यूषा का साथ जरूर पालेगा, लेकिन ऐसा करने से कहीं प्रत्यूषा को जिंदगी भर का मलाल ना रह जाए। अगर प्रत्यूषा उदास तो फिर क्या लाइफ। राजकुमारी होते हुए वो शायद अपने परिवार में बड़े लाड प्यार से पली बड़ी होगी। बेशक उसके मन में अपने परिवार के लिए गहरी फीलिंग्स होगी, और ऐसे में अगर अंत में उसने अपने परिवार को साइड रखते हुए उसे चुना भी, तो भी फैसले के साथ एक छोटा सा सवाल उसके मन में हमेशा रह ही जाएगा, जो उसे हमेशा दर्द देता रहेगा। ये सब सोच विपिन ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं उसकी फैमिली को जरूर मना लूंगा हमारे रिश्ते के लिए। मैं उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्रत्यूषा के लिए अगर मैं इतना भी नहीं कर सका तो क्या फायदा मेरे होने का। माना कि ये लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन यही रास्ता मैं चुनूंगा। विपिन का चुनाव सुन अविनाश ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, गुड लक। विपिन ने आगे पूछा, एक बात और मास्टर अविनाश, प्रत्यूषा ने कहा था कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए उसे वापस जाना है। आपको अंदाजा है क्या वो कहाँ गई होगी? और अगर आपको बजाज वंश की लोकेशन पता हो तो वो भी बता दीजिए। प्रत्यूषा उस दिन बहुत जल्दबाजी में गई थी और उसने कुछ नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही थी और उसे कोई कैसे ढूंढे, लेकिन क्योंकि मास्टर अविनाश खुद संत वंश से थे, इसलिए उन्हें उसके बारे में एक दो चीजें पता होंगी ही, इसलिए विपिन पूछ रहा था और उसका अंदाजा सही भी निकला। अविनाश ने थोड़ा सोच कर कहा, बजाज वंश संत के शहर विधे में बसा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने घर नहीं बल्कि संत पगोड़ा गई होगी। संत पगोड़ा वो कौन सी जगह है? विपिन ने पूछा। संत पगोड़ा एक एकांत घर जैसा है, जहाँ या तो संत वंशों के वारिस या फिर मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के सबसे प्रख्यात जीनियस जाने जाते हैं। और जितना कि मुझे पता है मास्टर प्रत्यूषा वहीं की स्टूडेंट है, लेकिन शायद किसी वजह से वो कुछ वक्त के लिए कहीं चली गई थी और उसके बाद वो कहाँ गई किसी को पता नहीं है। अविनाश को जितना पता था उसने बता दिया। विपिन बहुत हैरान हुआ और बोला, वो संत पगोड़ा की स्टूडेंट है? उसे कोई अंदाजा नहीं था कि प्रत्यूषा की असली ताकत क्या थी, लेकिन अगर वो संत लेवल 5 के बराबरी के राक्षस को पल भर में आसमान में बांध सकती थी, तो इसका एक ही मतलब था कि प्रत्यूषा की ताकत की वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। और उसके हिसाब से ऐसे एक्सपर्ट भी सिर्फ एक स्टूडेंट थी। अगर ये स्टूडेंट थी तो टीचर किस लेवल के होंगे? ये पगोड़ा तो बड़ी भयानक जगह लग रही है। अविनाश आगे बताने लगे, हाँ, वहाँ पर संत वंश के स्टूडेंट और जीनियस एक्सपर्ट्स प्रैक्टिस करके मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के टॉप के एक्सपर्ट बन जाते हैं। उस जगह से ना जाने कितने मास्टर टीचर हेडक्वार्टर के भी हेड और संत वंश निकले हैं। सीनियर अंकल, वैसे अगर आपको अपनी और मास्टर प्रत्यूषा के रिलेशनशिप को सीरियस मोड़ देना है तो मुझे लगता है कि आपको भी वहीं पर एडमिशन ले लेना चाहिए और मशहूर हो जाना चाहिए। ऐसा हुआ तो कोई आपको हल्के में नहीं ले पाएगा, फिर चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। विपिन सब बहुत ध्यान से सुन रहा था। अभी तक तो उसकी लाइफ बेहद आसान चल रही थी, लेकिन अब प्रत्यूषा के आने के बाद उसे सीरियस होना ही होगा। वो खुद जानता था कि ये जो इंद्रसेन वाला बैकग्राउंड था वो एक झूठ था, जो कब पकड़ा जाए किसी को नहीं पता था। ऐसे में अगर उसे सबके सामने प्रत्यूषा से शादी करनी थी तो उसे इंद्रसेन पर निर्भर होना बंद करना पड़ेगा। हाँ, छोटे मोटे कामों के लिए फिर भी इंद्रसेन का होना ठीक था, लेकिन कॉन्टिनेंट के बेस्ट मास्टर टीचरों के सामने उसका ये नाटक काम नहीं करने वाला था। उनके खिलाफ गया तो उसकी मौत भी हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कि मौत हुई तो हुई कैसे। और इसलिए अविनाश का बताया हुआ ये आइडिया ही बेस्ट था। कम से कम कोशिश तो की जा सकती थी, और क्या पता वहीं पर उसकी मुलाकात प्रत्यूषा से भी हो जाए। उसके लिए तो प्रत्यूषा से एक दिन भी दूर रहना मुश्किल होता था, और अब तो महीने होने को आ रहे थे, कम से कम ऐसा तो लग रहा था। विपिन ने आगे पूछा, पर मास्टर अविनाश, उस जगह पर एडमिशन मिलता कैसे है और कब? अविनाश ने जवाब दिया, वहाँ पर सेमेस्टर 9वें महीने के आसपास शुरू होता है और वो आमतौर पर उससे पहले ही नए स्टूडेंट को ले लेते हैं। और मेरी जानकारी के हिसाब से हर टाइटल देश के पास एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करने का स्लॉट होता है। अगर कैंडिडेट टेस्ट पास हो जाता है तो उसे एडमिशन दे दिया जाता है। 9वां महीना, वो तो बस 2 महीना ही दूर है। विपिन को झटका लगा और अविनाश बोला, हाँ, बस 2 महीना दूर, या यूं कहूँ 1 महीना 17 दिन ही बचे हैं आपके पास। हे भगवान, विपिन के माथे पर शिकन आ गई। तो फिर बताइए, ये उस स्लॉट के लिए मुझे क्या करना होगा? कम से कम 7 स्टार हाई लेवल मास्टर टीचर बनना होगा और संत लेवल 3 में पहुंचना होगा, अविनाश ने जवाब दिया। 7 स्टार मास्टर टीचर? विपिन सोच में पड़ गया। वो संत लेवल 3 तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। जैसे ही उसे और स्पेशल हाई लेवल स्टोन मिल जाएंगे वो लेवल पार कर जाएगा, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मास्टर टीचर की रैंक
विपिन इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अविनाश बोला, लेकिन इस साल का नॉमिनेशन स्लॉट पहले ही किसी को दिया जा चुका है और ये फैसला खुद हॉल मास्टर विशर्वा का है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो आपको मिल पाएगा। दे दिया? पर किसे? विपिन के तोते उड़ गए। सब कुछ उसे उसके हाथ से फिसलता जो दिखाई दे रहा था। पर इससे पहले कि अविनाश जवाब दे पाता, उसके दिमाग में एक इंसान का चेहरा आया और उसने पूछा, कहीं उस इंसान का नाम आलोक सैन तो नहीं? सही कहा, उसी को तो दिया गया है स्लॉट, और मेरे अंदाजे से मास्टर आलोक सैन ही सैन वंश के वारिस भी हैं। ये सुनकर तो विपिन का दिमाग घूम गया। कहीं यही वो लंगूर तो नहीं जिसके साथ प्रत्यूषा की शादी तय होने वाली थी? क्योंकि अगर ये हुआ ना तो उस लंगूर की तो खैर नहीं। पहले उसका नाम ले लिया, फिर बीच रास्ते में उसकी इंसल्ट हुई नाम की वजह से, और अब ये। सैन वंश का वारिस। विपिन का दिमाग फिरने लगा। वैसे तो वो हर मामले में शांत रह जाता था, लेकिन इस मामले में पूरी कोशिश करने पर भी उसका दिमाग ठंडा नहीं हो पा रहा था। अगर रह पाता तो उस दिन प्रपोजल वाली बात पर सुजय की पिटाई ना करता। मास्टर अविनाश ने कहा, हाँ पर ये बस मेरा अंदाज़ा है, मैं पक्का नहीं कह सकता। एक मिनट, नहीं 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 नहीं। विपिन के दिमाग की बत्ती जली। अगर उस जगह पर संत वंश के वारिस जाते ही हैं तो आलोक तो वहाँ डायरेक्ट एडमिशन मिल जाना चाहिए। उसे तो उसके वंश के बल पर ही स्लॉट मिल जाना चाहिए था ना। तो फिर वो एक स्लॉट के लिए सिलीगुड़ी क्यों आया? अविनाश ने समझाया, हाँ ये सच है कि उस जगह पर संत वंश के बच्चों को आसानी से एडमिशन मिल जाता है, लेकिन सिर्फ बाकियों के मुकाबले में। जैसे स्टाइल देशों को हर साल एक स्लॉट मिलता है, वैसे ही संत वंशों को हर साल कम से कम 10 स्लॉट दिए जाते हैं उनके साइज के हिसाब से। अब सैन वंश को ही ले लो तो उन्हें हर साल कम से कम 30 स्लॉट दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े वंशों के लिए 30 स्लॉट भी कम पड़ जाते हैं। 30 स्लॉट में तो वो सिर्फ अपने प्योर ब्लड लाइन वाले सदस्यों को ही भेज पाते हैं, बाकियों को तो मौका भी नहीं मिलता। इसलिए वो लोग अपने आप को स्टाइल देशों में बिखेर लेते हैं ताकि एडमिशन के लिए स्लॉट के लिए लड़ सकें, क्योंकि एक बार अगर वो अंदर चले गए तो उन्हें बेस्ट विरासत, बेस्ट रिसोर्स दिए जाते हैं, और साइड की फैमिली के लिए तो ये किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है, क्योंकि इसी से तो उन्हें अपनी किस्मत बदलने का मौका मिलता है। मेन परिवार का पावरफुल सदस्य बनने का मौका मिलता है उन्हें, इसलिए वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। ये सुनकर विपिन का मूड और ख़राब हो गया। इसका मतलब उनके होते हुए स्टाइल देशों के लोकल जीनियसों को तो चांस ही नहीं मिलता होगा। स्लॉट सिर्फ एक और पाने वाले इतने सारे, ऊपर से उनमें भी ये संत वंश वाले, जिसके आगे लोकल जीनियस लड़ाकू तो वैसे भी नहीं टिक पाएंगे। हाय, उसका तो नंबर ही नहीं आने वाला। अविनाश आगे बोला, जो जीता वही सिकंदर वाली बात है ये। इसका मतलब इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर टाइटल देश वाला कोई जीनियस उनसे बेहतर बन गया तो उसे स्लॉट दे दिया जाएगा, अगर नहीं तो इनमें से किसी को तो वो स्लॉट जाना ही है। नियम सीधे हैं और सबके लिए समान है, जिसमें सिर्फ एक्सपर्ट की पावर जांची जाती है और कुछ नहीं। इसमें वैसे तो कुछ गलत नहीं है, विपिन ने कहा। वही तो, अविनाश ने आगे कहा, भले ही आलोक सेन वंश की साइड फैमिली से है, लेकिन उसके टैलेंट पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। सिर्फ 27 साल की उम्र में उसने 7 स्टार हाई लेवल मास्टर टीचर की रैंक हासिल कर ली है और संत लेवल 3 का एक्सपर्ट बन गया। पूरी सिलीगुड़ी मास्टर टीचर एकेडमी में उसके मुकाबले का कोई और मास्टर टीचर नहीं था, इसलिए स्लॉट उसे दे दिया गया। सच कहूँ तो संत वंशों की साइड फैमिली की कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं होती है और उन्हें रिसोर्स भी गिनकर दिए जाते हैं। अगर वो आज इस पोजीशन तक पहुंचा है तो इसमें उसकी खुद की मेहनत का बहुत बड़ा हाथ होगा। अच्छा, विपिन सोच में पड़ गया। फिर बोला, मुझे संत पकौड़ा तो जाना ही है, इसलिए आप मुझे बस ये बताइए कि मुझे अब वो स्लॉट कैसे मिलेगा। अविनाश ने पहले तो ज़रा सोचा, फिर कहा, मुझे तो कोई सेफ रास्ता दिखाई दे नहीं रहा है सिवाय एक चांस के। कोई भी चांस लेने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए तो सही, विपिन ने कहा। विपिन की हालत देख अविनाश हंसते हुए बोला, कोई बहुत अलग बात नहीं है। 20 दिन बाद संत पकौड़ा अपने एक एजेंट को भेजेगा नॉमिनेट हुए कैंडिडेट को ले जाने के लिए। अगर आप उससे पहले 7 स्टार मास्टर टीचर बन गए, आपने संत लेवल 3 पार कर लिया और हर परफेक्ट में आलोक को हरा दिया, तो स्लॉट अपने आप ही आपको मिल जाएगा। लेकिन टाइम बहुत ही कम है, इसलिए मुझे लगता नहीं कि ऐसा मुमकिन है, पर इसके अलावा और कोई रास्ता भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। 20 दिन, ठीक है तो 20 दिन ही सही, विपिन ने अपना मत दिया और अविनाश का मुंह खुला का खुला रह गया। ठीक है, ठीक क्या है, कुछ महीने पहले तक तो
आपका लेवल सिर्फ संत लेवल 1 तक का था, तो 20 दिन में आप 2 लेवल ऊपर संत लेवल 3 तक कैसे पहुंचेंगे? विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ वो असल में कल रात गलती से मैंने लेवल पार कर लिया। गलती से? अविनाश आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। आपने गलती से लेवल पार कर लिया? लोग गलती से गिरते थे, चोटें खाते थे, नुकसान करवाते थे, पर इस गलती से फ़ायदे होते हैं। ऐसी गलती से ही इसके लेवल पार होते हैं। ये तो शुक्र है कि गलती से ही रैंक पार नहीं करता, वरना 3-4 गलती में तो ये मास्टर शेख के बराबरी का बन जाता। अविनाश उससे बस 1 महीना पहले मिला था और तब विपिन का लेवल संत लेवल 1 का था, तो फिर 1 महीने में कोई पूरा 1 लेवल कैसे पार कर सकता था? जिसे पार करने में बड़े बड़े जीनियस सालों लगाते थे, उसे ये 1 महीने में पार करता था। ऐसी स्पीड तो उसने इतिहास में भी कभी नहीं सुनी थी, पर हैरानी होते हुए भी अविनाश को विपिन से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। इसलिए वो बोला, ये तो अच्छा है कि आप संत लेवल 2 पर पहुंच गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी होगा। संत लेवल 2 और संत लेवल 3 में ज़मीन आसमान का अंतर है, और अगर आपने अगले 20 दिन में लेवल पार कर भी लिया तो भी अपनी आत्मा को सोर्स आत्मा ई परफेक्ट फिट बिठाने में ही आपको कई साल लग जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात, आलोक कोई मामूली संत लेवल 3 लड़ाकू नहीं है। उसके पास बेहतरीन फाउंडेशन और अपने से बड़े लेवल वालों के साथ लड़ने की प्रैक्टिस है, इसलिए आम संत लेवल 4 वाले भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं खुद भी उससे लड़ने के काबिल नहीं बन पाया हूँ अभी तक, जबकि मैं तो लेवल पार भी कर चुका हूँ। आप भी नहीं? अच्छा, विपिन सोच में पड़ गया। ये तो सच में बड़ी गड़बड़ थी। अगर अविनाश ही उसका सामना करने में हिचकिचा रहे थे तो क्या वो उसका सामना कर पाएगा? तभी उसे एक आइडिया है और वो बोला, मास्टर अविनाश, क्या आप मेरी ताकत चेक करने में मदद करेंगे? ताकत चेक करने में? हाँ बिल्कुल। विपिन की रिक्वेस्ट सुन मास्टर अविनाश उसे मास्टर हॉल में बने ट्रेनिंग ग्राउंड में ले गए और बोले, मूव कीजिए। मैंने अभी तक अपना लेवल पक्का नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी संत लेवल 4 का हूँ। इसी बहाने आपको भी संत लेवल 4 की ताकत पता चल जाएगी और आप अगली बार से तैयार रहेंगे। डरिएगा मत, मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं करूँगा। यहाँ अविनाश विपिन को ना डरने की हिदायत दे ही रहे थे कि अचानक से विपिन हिला और इससे पहले कि अविनाश को समझ पाता, एक पंच सीधे उसके सीने की तरफ आया। अचानक से आए पंच से बचने के लिए और पलटवार करने के लिए वो तैयार हो ही रहा था कि अचानक से उसे अपनी आत्मा पर प्रेशर महसूस होने लगा। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था और फिर पंच सीधे अविनाश के सीने में लगा और वो उड़ता हुआ ग्राउंड से बाहर बनी दीवार में जा टकराया। इम्पैक्ट इतना था कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। बेचारे के सभी पुर्जे अभी तक संभले भी नहीं थे कि तभी मारने वाला वहां आ पहुंचा। माफ़ कीजिएगा मास्टर अविनाश, आप ठीक तो है ना? मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की, और तो और मैंने सिर्फ अपनी ताकत का 1/5वां हिस्सा ही इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे लगा कि वो आप तक पहुंचेगा नहीं। और ये सुनकर तो बेचारा अविनाश लगभग बेहोश ही हो गया और खून की उल्टियां करने लगा। 1 सेकंड के लिए तो उसे लगा था कि वो संत लेवल 2 वाले के साथ नहीं बल्कि संत लेवल 4 वाले के साथ लड़ रहा था। अगर ये उसकी ताकत का सिर्फ 1/5वां हिस्सा था तो पूरी ताकत लगाने के बाद क्या होगा? अविनाश के सदमे से बेखबर विपिन अविनाश के अंजर पंजर चेक करने में बिजी था, पर एक बात और उसके दिमाग में घूम रही थी, क्या उस मास्टर आलोक के पास बस इतनी ही ताकत है? ये सवाल सुन अविनाश का चेहरा लाल हो गया। भले ही वो कोई जीनियस लड़ाकू नहीं था, लेकिन अपनी उम्र के लोगों के मुकाबले वो काफ़ी अच्छा था। पर इस विपिन के सामने वो तो चींटी जैसा भी नहीं लगता था। शर्मसार अविनाश को शांत होने में कुछ वक्त लगा और जब उसकी सांसें धीमी हुई तो उसने जवाब दिया, असल में आलोक मुझसे थोड़ा और ताकतवर है, लेकिन अगर आप इतने पावरफुल हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसे हराने के लिए आपको लेवल पार करने की ज़रूरत है। बिना लेवल पार किए भी आप उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। अच्छा, तो लेवल के अलावा और क्या चाहिए था संत पगोड़ा में एडमिशन के लिए? क्योंकि अगर मुमकिन हो तो मेरी आपसे विनती है कि वो स्टैंडर्ड चेक करने में आप ही मेरी मदद करें, इसी ताकत के टेस्ट की तरह। विपिन की रिक्वेस्ट सुनकर अविनाश के रोंगटे खड़े हो गए और वो तुरंत बोला, मैं फ्री नहीं हूँ, बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, अभी बिजी हूँ। ये तो होना ही था, एक छोटे से टेस्ट ने ही लगभग उसकी जान निकाल ली थी। ऐसे में अगर ये शुरू रहा तो उसका अभी अभी आया कॉन्फिडेंस फिर से रफू चक्कर हो जाएगा और जो हाथ पांव टूटेंगे सो अलग। अविनाश ने कहा, आपको बस जल्द से जल्द 7 स्टार मास्टर टीचर रैंक हासिल करनी है। एडमिशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आपको ताकत चाहे जितनी भी हो एडमिशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब रैंक पर फोकस करना है पहले। विपिन ने सिर हिलाया और मेरा टेस्ट, विपिन फिर से टेस्ट का नाम निकालने वाला था कि अविनाश बीच में ही बोल पड़ा, मुझे बस इतना ही कहना था, अब मुझे चलना चाहिए, अलविदा। और बस 2 सेकंड में ही वो वहाँ से ऐसे भागा जैसे पागल कुत्ते उसे काटने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं।
और वैसे भी विपिन किसी पागल कुत्ते से कम थोड़ी था। एक बार किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो उसे वैसे भी उसे नहीं छोड़ता था। इसलिए उसे डर था कि अगर वो और देर रहा तो कहीं उससे सदमा ना लग जाए। अविनाश को ऐसे भागते देख विपिन कंफ्यूज हो गया। फिर बड़ा बड़ा अजीब दिन है। लड़कियों से मैं भाग रहा हूँ और आदमी मुझसे भाग रहे हैं। गहरी सांस लेते हुए वो ग्राउंड से बाहर आया और मास्टर प्रकाश के घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन रास्ते में ही उसे कान फोड़ने वाली आवाज़ें सुनाई देने लगी। मास्टर सेन, आप ये कर सकते हैं। हाँ, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप कर लेंगे, आप नया रिकॉर्ड बनाएंगे। चीखने वाली भीड़ से आगे विपिन ने देखा, सामने एक बड़ा सा पत्थर का पुल था। पुल के ऊपर एक आदमी खड़ा था जो पसीने से तरबतर था। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि उसके ऊपर बहुत प्रेशर था। ये आदमी और कोई नहीं, वही आलोक सेन था, जिसे देख विपिन कंफ्यूज हो गया। ये क्या कर रहा है? तभी एक मास्टर टीचर भीड़ में से चिल्लाया, मास्टर आलोक हार्ट ब्रिज को चैलेंज कर रहे हैं। विपिन ने बोलने वाले आदमी की तरफ देखा। वो भी उसी की तरह 6 स्टार मास्टर टीचर था। इसलिए विपिन ने उसी से पूछा, हार्ट ब्रिज? आदमी बोला, मास्टर आलोक अपने टैलेंट की वजह से तेजी से लेवल तो पार कर गए, लेकिन बदले में उनकी मेंटल ताकत कम हो गई, जो उनकी कमजोरी है। इसलिए हॉल मास्टर विशर्वा ने उन्हें अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए कहा था। वो कुछ वक्त पहले ही अपने सफर से वापस आए हैं और शायद अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त, मैं ब्रिज के बारे में पूछ रहा था, आलोक के बारे में नहीं, विपिन ने कहा। ब्रिज का सवाल सुन आदमी ने उसे एक पल के लिए तो अजीब नजरों से देखा, मानो किसी पागल को देख रहा हो। असल में पूरे शहर क्या, पूरे देश में भी ऐसा कोई मास्टर टीचर नहीं था जिसे इस ब्रिज के बारे में पता ना हो। इसलिए विपिन के सवाल से वो चौंक गया था। लेकिन फिर विपिन के सीने पर चमक रहे सितारे देखकर आराम से बोला, ये ब्रिज एक खजाना है जो इंसान की मेंटल पावर चेक करता है। जो भी इसके ऊपर से गुजरता है उसे बहुत प्रेशर सहन करना पड़ता है। कम लेवल वाले तो उस प्रेशर में आकर हार ही जाते हैं और वापस आ जाते हैं। इस ब्रिज पर कुल 10 लेवल दे रखे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस पर इतना प्रेशर होता है कि 7 स्टार मास्टर टीचर भी कई बार इसे पार नहीं कर पाते। पिछली बार मास्टर आलोक 4थे लेवल तक ही पहुंच पाए थे, लेकिन इस बार लग रहा है जैसे वो पिछले रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 4था लेवल? हाँ, इस ब्रिज को कम मत समझना। पिछला रिकॉर्ड 2000 साल पहले बना था और वो भी बस 4थे लेवल तक ही। मास्टर आलोक इतनी सी उम्र में इस लेवल तक पहुंच गए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हॉल मास्टर को लगा कि ये काफी नहीं है, इसलिए उन्होंने मास्टर आलोक को और ट्रेनिंग करने के लिए कहा है। उस आदमी ने डिटेल में बताया। अच्छा, विपिन ने सिर हिलाया और शांत खड़ा हो गया। उसका फीका फीका रिएक्शन देख आदमी को बड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, तुम हैरान नहीं हो? हैरान? मैं क्यों हैरान होऊंगा? तुमने ही तो कहा था कि इसमें 10 लेवल हैं। पिछली बार सिर्फ 4 तक पहुंचा था, लेकिन 1 महीने के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 तक पहुंच जाएगा। और क्या, 10 तक पहुंचने में अभी उसे बहुत साल लगेंगे। विपिन सिर खुजाते हुए बोला। असल में विपिन ने कभी अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया था, सिर्फ आत्मा को कर लिया था, बॉडी को कर लिया, यहाँ तक कि एनर्जी की भी प्रैक्टिस कर ली, लेकिन दिमाग तक कभी नहीं पहुंचा वो। इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये क्या और कैसे होता था। और जब कुछ पता ही नहीं था तो हैरानी किस बात की? उसका जवाब सुन आदमी का मुंह खुला का खुला रह गया। ये आदमी था या कबूतर? उसे समझ आता था ना कि ब्रिज पार करना कितना मुश्किल था। जहां लोग एक लेवल भी पार नहीं कर पाते थे, वहीं आलोक ने 4-5 पार कर लिए, लेकिन फिर भी इसका पेट नहीं भरा। सराहना करने की बजाय उल्टा मजाक उड़ा रहा था। 10 लेवल मांग रहा था। आदमी ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की। तुम, ये ऐसा ट्रायल है जिसे संत लेवल 4 के एक्सपर्ट भी क्लियर नहीं कर पाते। एक बार सोच कर देखो, संत लेवल 4 वाले ही क्लियर नहीं कर पाते और संत लेवल 3 वाले मास्टर आलोक इस पर चल रहे हैं और आधा पार भी करने वाले हैं। अच्छा, तो बहुत बड़ा काम है, यही कहना चाहते हो ना? तो ये सुनकर मैं शौक में चला जाऊं या उनके जैसे चिल्लाऊं? विपिन ने बड़ी बेफिक्री से कहा। विपिन को इतनी बड़ी बात का मजाक बनाते देख आदमी ने सिर हिलाया। छोड़ो, और उस ब्रिज की तरफ देखने लगा। असल में तो उसे अब विपिन पर शक होने लगा था कि वो सच में मास्टर टीचर था भी या फिर किसी का कोट और सील चुरा कर लाया था। इतना बेवकूफ इंसान मास्टर टीचर कैसे हो सकता था? तभी अचानक से चीखें बढ़ गई। देखो देखो, मास्टर आलोक 4था लेवल पार करने वाले हैं। वाह, मैं तो इम्प्रेस हो गया। मेरे आइडल हैं आइडल। मेरे तो आंसू ही नहीं थम रहे।
चीखें सुनकर विपिन ने ब्रिज पर ध्यान दिया तो पाया कि सच में आलोक धीरे धीरे ब्रिज के बीच में पहुंचने वाला था। वो कांप रहा था, पसीने से नहाया हुआ था, इसलिए पता चल रहा था कि उस पर कितना प्रेशर होगा, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा था। विपिन ने ब्रिज को थोड़ा और गौर से देखा तो पाया कि उस पर कई लाल लाइन थी और आलोक चौथी लाइन पार कर चुका था। आदमी फिर से बोल पड़ा, मास्टर टीचर हॉल के नंबर 1 जीनियस से यही आशा थी हमें। सिर्फ 1 महीना उस दलदल में रहकर ही उन्होंने अपनी दिमागी ताकत इतनी बढ़ा ली। इस स्पीड से तो वो आज ही 5वें लेवल तक भी पहुंच जाएंगे। दलदल, नॉर्थ प्लेन के दलदल। नाम सुनकर विपिन को भयानक से जुड़े दलदल की याद आ गई। गोलपारा में आए हुए उसे बहुत टाइम नहीं हुआ था, लेकिन वो उस दलदल का नाम चौथी या 5वीं बार सुन रहा था। भयानक के बॉडी पार्ट वहां होने की आशंका थी और अब तो सुनने में आया था कि वहां एक आत्मज्ञानी भी था। तो फिर ऐसी जगह पर कोई मास्टर टीचर ट्रेनिंग करने क्यों जाएगा? विपिन को फिर से सोचते देख आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कहते हैं कि नॉर्थ प्लेन के दलदल में भूत गुफा नाम की एक जगह है जहां पर लड़ाकू अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। ये जगह आसपास के देशों में भी बहुत फेमस है, इसलिए कई मास्टर टीचर उन दलदलों में जाते हैं और मास्टर आलोक की तरक्की देखकर तो लगता है कि शायद उन्हें भूत गुफा मिल गई होगी। दलदल, भूत गुफा, ये चक्कर क्या है और उस गुफा में ऐसा क्या है? विपिन ने पूछा। अब तो ये अजीब अजीब नाम सुनकर उसका भी इंटरेस्ट जागने लगा था। लोग आमतौर पर दिमागी ताकत के लिए अंदरूनी पिशाच, भ्रम, दर्द और ज्ञान आदि तरीकों का इस्तेमाल करते थे, तो फिर ये भूत गुफा कहाँ से आ गई? अब क्या भूत भी दिमागी ताकत बढ़ाते थे? आदमी ने बताया, मैं कभी वहां पर गया तो नहीं, इसलिए अंदर क्या है मैं यकीन से नहीं कह सकता, पर मैंने सुना है कि वहां पर आंख के आकार का एक झरना है जिसके अंदर देखने से इंसान के दिल की इच्छाएं सामने आती हैं। इंसान जितना उसमें देखता है उसे उतनी ही ज्यादा इच्छाएं दिखाई देती हैं, और अगर कोई अपनी उन इच्छाओं को मार डालता है तो उनका माइंड पावरफुल बनता रहता है। इच्छाएं दिखाने वाला झरना। विपिन को शौक लगा। ऐसा कुछ तो वो पहली बार सुन रहा था। हाँ, जब मैंने इस बारे में पहली बार सुना था तो मुझे भी शौक लगा था और मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ऐसी बहुत अफवाहें हैं इसलिए सच लगती हैं। और हाँ, उस गुफा के बारे में एक और बात अजीब है, वो ये कि वो गुफा एक जगह नहीं ठहरती, घूमती रहती है और किस्मत वाले मास्टर टीचर ही उसे ढूंढ पाते हैं। इस बार मास्टर आलोक के साथ वहां पर 20 और मास्टर टीचर गए थे, लेकिन सिर्फ मास्टर आलोक को ही फायदा हुआ उस ट्रिप से, बाकी सबकी किस्मत उतनी नहीं चमकी। अच्छा, विपिन ने सिर हिलाया। सुनकर तो लगता था कि दलदल बहुत ही रहस्यमयी जगह थी, जिसकी वजह से विपिन को उसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था और वो सोचने लगा कि अगर 7 स्टार मास्टर टीचर बन जाने के बाद उसके पास वक्त रहा तो वो खुद वहां जाएगा उस जगह को देखने के लिए। जहां एक तरफ विपिन गहरी सोच में था, वहीं दूसरी तरफ आसपास से बहुत जोरों की चीखें आ रही थी, लेकिन एक चीख उसे खास सुनाई दी। देखो, मास्टर आलोक 5वें लेवल पर पहुंच गए। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि ये चीख उसी मोटी लड़की की थी जो विपिन को भला बुरा कह कर गई थी और जो इस वक्त बड़ी बड़ी आंखों से एकटक ब्रिज को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से तो ऐसा लगता था कि कहीं अगर उसे मौका मिला तो वो तो अभी आलोक पर कूद पड़ेगी। ब्रिज पर देखा तो पाया कि आलोक सच में 5वें पड़ाव तक पहुंच गया था, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी भी लिमिट हो गई थी। वो बुरी तरीके से कांप रहा था। चलना तो बहुत दूर की बात थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी गिर पड़ेगा। शो खत्म होते ही विपिन उस एरिया में जाने वाला था कि अचानक से उसने एक जोर की आवाज सुनी, हमारे मेहमान को बाहर भेज दो। आवाज ब्रिज के दूसरी तरफ से आ रही थी, जहां एक दरवाजा बना हुआ था। आवाज आते ही 2 हथियारों से लैस आदमी वहां से बाहर आए और एकेडमी के बाहर चले गए। उस आवाज को विपिन तुरंत पहचान गया। बोलने वाला और कोई नहीं, मास्टर प्रकाश ही था। ये तो मास्टर प्रकाश लग रहे हैं, पर वो डांट किसे रहे? मुझे वहां से जाकर उनसे मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर विपिन ब्रिज पर बेहिचक चलने लगा ताकि दूसरी ओर जा सके। ब्रिज पर आलोक पसीने से नहाया हुआ था। थकान इतनी थी कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। पसीना आंखों में पड़ने की वजह से आंखें धुंधली हो रही थी, लेकिन ऐसी हालत में भी सिर्फ एक ही चीज थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी, उसका दृढ़ निश्चय। हर कदम के साथ वो अपने आप से कह रहा था, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। लेकिन वो खुद को चाहे जितना भी हिम्मत दे रहा हो, उसकी बॉडी की पूरी लिमिट खत्म हो गई थी, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कुछ देर तक नाकाम कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने भी हाथ खड़े कर दिए। लगता है मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा।
हार मानकर वो वापस आने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो कि दूसरी तरफ से उसी की ओर चलता हुआ आ रहा था। लड़के ने 6 स्टार मास्टर टीचर सील पहना हुआ था और उसकी एनर्जी से लग रहा था जैसे वो संत लेवल 2 का एक्सपर्ट था। लड़का सीधा चलता हुआ उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, तुम कर सकते हो, चलते रहो। इतना क्या, वो खुद चलने लगा और ब्रिज को पार कर गया और आलोक देखता ही रह गया। जिस चैलेंज ने उसका दिमाग घुमा दिया था, जिस प्रेशर को झेल उसे ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी दिमाग फट जाएगा, उसे इसने इतनी आसानी से पार कर लिया। उसकी आंखों के सामने एक संत लेवल 2 के लड़के ने ब्रिज पार कर लिया और वो देखता ही रह गया। ऐसा कब से होने लगा? और ये लड़का था कौन? सिर्फ आलोक ही हैरान नहीं था, आसपास का पूरा एरिया शांत हो गया था। इतना सन्नाटा था कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज जोरों से सुनाई देती। अभी थोड़ी देर पहले जो आदमी विपिन से बात कर रहा था उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और वो मोटी लड़की जिसने विपिन का मजाक उड़ाया था उसका मुंह तो उसके पेट से भी बड़ा खुला हुआ था। दोनों के दोनों हैरान थे कि जिस आदमी को वो बेवकूफ समझ रहे थे उसने ये क्या कर दिया। जिस आदमी को ब्रिज का नाम भी नहीं पता था वो उसी ब्रिज को ऐसे पार कर गया जैसे गार्डन में टहल रहा हो। ऐसा भी होता था क्या? ब्रिज पार करने के बाद विपिन उदास हो गया और सिर हिलाते हुए बोला, हाय, मुझे तो लगा था कि ये थोड़ा तो चैलेंजिंग होगा, लेकिन ये तो सबका सब बेकार है। असल में बात ये थी कि जब सभी ने ब्रिज के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें की और उसे मुश्किल कहा तो उसे लगा कि सच में इसमें कुछ तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से लोग इसे इतना महत्व दे रहे थे और इसलिए वो उस ब्रिज पर गया था इस आशा से कि ये ब्रिज उसे थोड़ा सा चैलेंज करेगा। लेकिन अब उसने इस पर चलना शुरू किया तो उसे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना कोई प्रेशर, ना कोई रोक, यहाँ तक कि उसकी आत्मा को एक झटका तक नहीं लगा। वो तो ये सोचकर आया था कि यहाँ उसका दिमाग ट्रेन होगा और शायद उससे उसकी आत्मा की गहराई थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं हुई। पता नहीं ऐसा उसके साथ ही क्यों होता था। अंदरूनी पिशाच के ट्रायल में गया तो पिशाच नहीं आए, ब्रिज पर गया तो प्रेशर नहीं मिला। पता नहीं उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों थी। सच में कभी न कभी जीनियस होना भी बहुत बड़ी मुसीबत थी। ब्रिज से निराश विपिन उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां से प्रकाश की आवाज आई थी। दरवाजा खोलकर अंदर गया तो उसने देखा कि कमरे के बीच में मास्टर प्रकाश एक सीट पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा था कि उनका मूड बहुत ही ज्यादा खराब था। प्रकाश को देख विपिन सोच में पड़ गया। अभी थोड़ी देर पहले तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी, तो फिर 1 घंटे में ही ऐसा क्या हो गया कि उनका मूड खराब हो गया। उसने प्रकाश से पूछा, मास्टर प्रकाश, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? प्रकाश ने ऊपर देखा और चौंक गया। अरे मास्टर विपिन, आप कब आए? आइए आइए। हाँ, वैसे तो सब ठीक ही है, लेकिन वो थोड़ी देर पहले महाराज रूपेश ने अपने 2 दूत भेजे थे राजा नीलेश को छुड़वाने के लिए। कहते थे कि महाराज रूपेश ने कहा है कि राजा नीलेश उनके बहुत खास हैं, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। ये सुनकर विपिन को शौक लगा। क्या महाराज रूपेश राजा नीलेश को छुड़वाना चाहते हैं? उन्हें पता है ना कि एक मास्टर टीचर को बदनाम करना कितना बड़ा जुर्म होता है। पता तो है, प्रकाश ने कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इसलिए मैंने अपने लोगों को महाराज के पास भेजा था, उन्हें समझाने के लिए कि ये मामला कितना सीरियस है। वैसे तो किसी भी दूसरे मास्टर टीचर को बदनाम करना जुर्म ही होता था और जुर्म करने वाले को सजा मिलती ही थी, फिर वो चाहे सिलीगुड़ी का राजा ही क्यों ना हो। पर यहाँ तो बात विपिन की हो रही थी, जो न सिर्फ 6 स्टार मास्टर टीचर था बल्कि अरिस्टी मास्टर टीचर एकेडमी का प्रिंसिपल भी था। ऐसा इंसान जिसके पीछे लाखों मास्टर टीचर खड़े थे, ऐसे इंसान को बदनाम करने की कोशिश करना कोई छोटी बात नहीं थी। इसलिए इस मामले को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि ये बात सिर्फ एक इंसान तक सीमित ही नहीं रह गई थी बल्कि पूरे मास्टर टीचर हॉल की इज्जत पर आ गई थी। अच्छा, तो फिर वो माने? विपिन ने आगे पूछा। कहाँ माने? उन्होंने इतना समझाया, लेकिन महाराज मानने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं कि नीलेश को छोड़ दिया तो वो मास्टर टीचर हॉल को इस जुर्म का हर्जाना देने के लिए तैयार है। बस नीलेश को छोड़ दिया जाए, और अगर बात माफी की थी तो वो माफी मांगने के लिए भी तैयार है। प्रकाश ने गुस्सा जताते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि प्रताप की वजह से उन्हें ये हिम्मत मिल रही है। नीलेश का क्राइम करना और राजा का फिर भी उसे बचाना कोई छोटी बात नहीं थी। विपिन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस देश के राज परिवार के लोगों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। ये लोग कुछ सोचते नहीं थे क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा और ये लोग मास्टर टीचर हॉल को ऐसे ही चैलेंज करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इन्हें लोकल मास्टर टीचर हॉल की प्रोटेक्शन मिलना बंद हो जाएगी
और तब इन्हें आटे दाल का भाव समझ आएगा। विपिन प्रकाश से आगे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी अचानक से एक मास्टर टीचर वहां आया और बोला, टीचर, सिलीगुड़ी के महाराज रूपेश सारथी आपसे मिलना चाहते हैं। प्रकाश हैरान रह गया, क्या महाराज रूपेश आ गए इतनी जल्दी? अभी अभी तो उनके दूतों को भेजा था और अब वो आ भी गए, लगता है बाहर ही इंतजार कर रहे थे। ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ, प्रकाश ने मास्टर टीचर से कहा और उसे भेज दिया। परमिशन मिलते ही मास्टर टीचर कमरे से बाहर गया और 2 मिनट में ही एक अधेड़ उम्र के आदमी को ले आया। आदमी ने पीले रंग का लिबास पहना हुआ था और उसकी भी आंखों में तेज दिखाई दे रहा था, मानो वो अपनी पावर जानता हो और ऊंची कुर्सी पर कई सालों से बैठा हो। उसकी एनर्जी से पता चल रहा था कि वो भी प्रकाश की तरह संत लेवल 5 का एक्सपर्ट था। रूपेश प्रकाश की तुलना में पोजीशन में कम था। वो भले ही देश का महाराज था, लेकिन प्रकाश पूरे सिलीगुड़ी मास्टर टीचर हॉल का वाइस हेड था। प्रकाश का पद उससे ऊंचा था, इसलिए आते ही आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, मास्टर प्रकाश, कैसे हैं आप? प्रकाश ने सिर हिलाते हुए कहा, आइए आइए महाराज रूपेश, बैठिए। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर राजा नीलेश को छुड़वाने के लिए आए हैं तो वापस चले जाइए। उन्हें छुड़वाना इतना आसान नहीं होगा। एक मास्टर टीचर के खिलाफ षड्यंत्र करना, उसे बदनाम करना मास्टर टीचर हॉल में बहुत बड़ा जुर्म है, जिसकी माफ़ी नहीं दी जाती। इसलिए मैंने ये मामला हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर दिया है। अगर आप ऐसे ही जोर देते रहे तो मुझे डर है कि पूरे सिलीगुड़ी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लीजिए। प्रकाश ने साफ साफ कह दिया कि इस मामले में बातचीत का कोई रोल नहीं था, ताकि सामने वाला उसका टाइम वेस्ट ना करे। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सामने वाला तो पूरी स्पीच तैयार करके आया था। रूपेश ने सीट पर बैठने की बजाय हाथ जोड़ लिए और बड़े आदर से बोला, मुझे सच में हैरानी है और निराशा भी, राजा नीलेश ने ऐसी बेवकूफ़ी की। लेकिन मास्टर प्रकाश, आप भी जानते हैं कि अगर नीलेश ना होता तो मैं कब का मर चुका होता। इसलिए उसने चाहे कितना भी बड़ा जुर्म किया हो, मैं उसके बदले में मास्टर टीचर हॉल को हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ। मेरी आपसे विनती है कि उसे एक बार माफ़ कर दीजिए। मुझे मौका तो दीजिए कि मैं खुद जाकर मास्टर विपिन से माफ़ी मांगूं। ये स्पीच सुन प्रकाश बौखला गया। माफ़ी? अगर ऐसे ही माफ़ी काम करती तो हमारे मास्टर टीचर हॉल की कार्यवाहियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लोग ऐसे ही माफ़ी मांग कर किसी भी जुर्म की सज़ा से छूट जाते, पर ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए महाराज, मेरी विनती है कि आप चले जाएं। उसके बाद प्रकाश ने उसी मास्टर टीचर से कहा, हमारे मेहमान को बाहर छोड़ कर आओ। जी चलिए महाराज। मास्टर टीचर रुपेश को बाहर ले जाने लगा। अचानक से दरवाजा दिखाए जाने पर रुपेश और सख्ते में आ गया। उसने तो प्रकाश को मनाने के लिए एक बहुत लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट तैयार करके रखी थी, लेकिन लगता है कि उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलने वाला था। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और बाहर चल पड़ा। लेकिन इससे पहले कि बाहर कदम ले पाता, अचानक से आवाज आई, 1 मिनट मास्टर प्रकाश, मैं सुनना चाहता हूँ कि नीलेश को बचाने के लिए महाराज क्या डील करना चाहते हैं। मौका मिलते ही रुपेश मुड़ा और बोलने वाले को देखने लगा कि आखिर ये बोलने वाला था कौन। उसने विपिन को सर से पांव तक देखा पर उसे पहचान नहीं पाया। तभी प्रकाश बड़बड़ाया, लेकिन प्रिंसिपल विपिन। वो बोलने लगा लेकिन फिर रुक गया और रुपेश की तरफ देखकर बोला, मास्टर विपिन शायद इस बारे में बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपकी बात सुन लूंगा। प्रकाश का बदलाव देख रुपेश तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा था। वो तुरंत विपिन के पास गया और सिर झुकाकर बोला, आपको बदनाम करके राजा नीलेश ने सच में बहुत बड़ी गलती की है। अगर वाकई आप सिर्फ ये सबको भूल जाएं तो मैं अरेस्टी मास्टर टीचर एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए एक नया हॉस्टल बनाने के लिए रेडी हूँ, और तो और अगले 100 सालों के लिए उन्हें फ्री के रिसोर्स देने के लिए भी रेडी हूँ। ऊपर से आज के बाद जो भी स्टूडेंट गोलपारा में आएगा उसे फ्री में टेक्निक मैनुअल और कुछ गिफ्ट भी दिए जाएंगे। यहाँ से हम किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। रुपेश जानता था कि सामने वाला था मास्टर टीचर एकेडमी का प्रिंसिपल, इसलिए उसने अपना ऑफर भी एकेडमी के लिए ही रखा। लेकिन विपिन इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये काफ़ी नहीं है। विपिन के मना करने पर पहले तो रुपेश शॉक हो गया, ये भी काफ़ी नहीं है। लेकिन फिर आगे बोला, मास्टर विपिन अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो बेझिझक कहिए। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं बिना किसी शिकायत के उसे पूरी कर दूंगा। ये सुनकर विपिन ने राजा रुपेश की तरफ देखा और बोला, मेरी रिक्वेस्ट बहुत सिंपल है। अपने ऑफर में 100 स्पेशल हाई लेवल स्प्रिट स्टोन और लिस्ट में डाल दीजिए और राजा नीलेश को अभी के अभी वापस ले जाइए। 100 स्पेशल हाई लेवल स्टोन का नाम सुनकर रुपेश की आंखें फटी की फटी रह गई। मास्टर विपिन, आप मजाक कर रहे हैं ना? अगर हम अपना राजकोष खाली भी कर दें और सब कुछ बेच भी दें तो भी इतने स्पेशल हाई लेवल स्टोन नहीं जमा कर पाएंगे। रुपेश ने कहा, स्पेशल हाई लेवल स्टोन वैसे भी गोलपारा में कम ही थे।
लड़ाई मास्टर हॉल भी सिर्फ 10 स्पेशल हाई लेवल स्टोन ही निकाल पाया था। ऐसे में सिलीगुड़ी का राज परिवार चाहे कितना भी अमीर हो, 100 स्पेशल हाई लेवल स्टोन निकालना उनके बस की बात नहीं थी। रुपेश की हालत देख विपिन सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, 50 स्पेशल हाई लेवल स्टोन दो और राजा नीलेश को ले जाओ। ये मेरा फाइनल ऑफर है। अगर आप इसे भी पूरा नहीं कर सकते तो मेरी आपसे विनती है, आप चले जाइए। 50 स्पेशल हाई लेवल स्टोन। रुपेश की बोलती बंद होगी। 50 स्पेशल हाई लेवल स्टोन उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जब सामने वाला कह रहा था कि यह आखिरी ऑफर था तो वो क्या कर सकता था। इसलिए उसने थोड़ा सोचा और फिर बोला, मास्टर विपिन, मैं सच सच कह रहा हूँ, अगर हमारे राज परिवार की 10 पुश्तें भी अपने सारी पूंजी जमा कर लें तो भी हमारे पास फिलहाल के लिए सिर्फ 17 स्पेशल हाई लेवल स्टोन ही हैं। पहले हमारे पास बहुत सारे स्टोन हुआ करते थे, लेकिन अब उनमें से ज्यादातर राजकुमारों और इनाम के तौर पर लोगों को दिए जा चुके हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वो 17 स्पेशल हाई लेवल स्टोन आपको दे दूं और साथ में बाकी स्टोन के बजाय जड़ी बूटियां और धातु दे दूं? ठीक है। रुपेश की मजबूरी देख विपिन ने कहा। फिर एक कागज और पेपर निकालकर एक लिस्ट बनाते हुए बोला, मैं एक काम करता हूँ, आपको उन सभी धातुओं और जड़ी बूटियों की लिस्ट दे देता हूँ जो मुझे चाहिए। आप इन्हें इकट्ठा करवा दीजिए और मुझे 17 स्पेशल हाई लेवल स्टोन दे दीजिए। ये सब काम होते ही आप राजा नीलेश को ले जा सकते हैं। और हाँ, मुझे संत लेवल 3 और संत लेवल 4 की जितनी हो सके उतनी ध्यान टेक्निकें भी चाहिए, इसलिए अपनी लाइब्रेरी में हर एक किताब की कॉपी बनाकर मुझ तक पहुंचा दीजिए। ठीक है। राजा ने लिस्ट ली और उसे देखने लगा। लिस्ट में कुछ चीजें बहुत ही दुर्लभ थी, लेकिन सिलीगुड़ी के राजा ने अगर अपनी पूरी ताकत लगाई तो चीजें जमा की जा सकती थीं। इसलिए उसने खुशी खुशी शर्त मान ली। फिर कलाई घुमाकर एक डिब्बा निकाला और उसे विपिन को देते हुए बोला, ये रहे वो 17 स्पेशल हाई लेवल स्टोन, प्लीज एक बार देख लीजिए। विपिन ने डब्बा लिया और उसे खोलकर देखा। वाकई में उसके अंदर सच में 17 स्पेशल हाई लेवल स्टोन थे। स्टोन की जांच कर उसने डब्बा अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। ठीक है, और बाकी की चीजें? उसने पूछा। जी, मैं अभी तैयारियां कर देता हूँ, रुपेश ने कहा और मुड़कर अपने अटेंडेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगा। और वाकई में देश के महाराज का कमाल दिखाई दे गया। सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही विपिन की लिस्ट की सभी जड़ी बूटियां और धातु इकट्ठा करके उसे दे दी गई। यहाँ तक कि किताबों का ढेर भी उसके सामने लगा दिया गया और जिन किताबों की कॉपी नहीं बन पाई थी उनकी तो ओरिजिनल ही वहां पर लाई गई, ताकि विपिन को कमी निकालने का मौका ही ना मिले। कुल मिलाकर विपिन के पास संत लेवल 3 की लाखों किताबें और संत लेवल 4 की 10,000 से भी ज्यादा किताबें आ गई थीं। विपिन ने सभी चीजों को अपने स्टोरेज रिंग में रखा और बोला, ठीक है, अब आप राजा नीलेश को ले जा सकते हैं। थैंक यू मास्टर विपिन, रुपेश ने कहा और फिर प्रकाश की तरफ देखने लगा। और जब प्रकाश ने भी सिर हिला दिया तब जाकर उसने राहत की सांस ली। परमिशन मिलते ही वो एक मास्टर टीचर के साथ अंडरग्राउंड जेल में चला गया, जहां पर राजा नीलेश को बंदी बनाकर रखा गया था। रुपेश के जाने के बाद कंफ्यूज प्रकाश विपिन की तरफ देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विपिन आखिर ऐसा क्यों कर रहा था। प्रकाश का एक्सप्रेशन देख विपिन को हंसी आ गई। जानता हूँ आप यही सोच रहे हैं ना कि मैंने क्या सोचकर नीलेश को छोड़ दिया। हाँ, प्रकाश बोला, भले ही महाराज का ऑफर अच्छा था, लेकिन मुझे नहीं लगता हमें उनका ऑफर मान लेना चाहिए। आखिरकार मास्टर टीचर की रेपुटेशन का सवाल है। बात यहाँ हर जाने की नहीं, इज्जत की है, जिसके साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो कहीं उदाहरण ना सेट हो जाए कि मास्टर टीचर हॉल हर जाने को इज्जत से ऊपर रखता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कल को सभी लोग ऐसे ऑफर लेकर आते जाएंगे और मना करने पर महाराज का उदाहरण देंगे। लोधी पैलेस की घटना के बाद प्रकाश को लगने लगा था कि विपिन बहुत ही समझदार और विवेकी इंसान था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने उसके फैसले का विरोध नहीं किया। लेकिन रुपेश के चले जाने के बाद वो खुद को रोक ना सका और अपना मत दे बैठा, क्योंकि वो विपिन का मत भी जानना चाहता था। उसकी उत्सुकता देख विपिन बोला, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप सुप्रीम टीचर वाली बात किसी और मास्टर टीचर से कहेंगे? सवाल सुनकर प्रकाश का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया और उसने अगले ही पल उन दोनों के आसपास एक सील लगा लिया ताकि कोई और उनकी बातें ना सुन सके। उसके बाद ही हल्की आवाज में बोला, प्रिंसिपल विपिन, इस मामले में आप खास ख्याल रखिए कि आप कहाँ क्या बोल रहे हैं। आखिरकार दीवारों के भी कान होते हैं। रही बात आपके सवाल की, तो इस मामले में चुप्पी साधना ही बेहतर है। अगर ये बात राक्षसों तक लीक हो गई तो नतीजे बेहद भयानक हो सकते हैं।
इसलिए मैं तो हेडक्वार्टर के आगे भी ये बात नहीं बोलूँगा। सही कहा, मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता, लेकिन वॉइस हॉल मास्टर प्रताप ने मेरे सामने सुप्रीम मास्टर टीचर के होने की बात कही। सुप्रीम मास्टर टीचर का मामला छोटा नहीं होता था। अगर ये खबर गलत कानों तक पहुंच गई तो नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते थे, जिससे बहुत तबाही हो सकती थी। और अगर ऐसा हुआ तो उसका सारा दोष उस मास्टर टीचर के सिर पर जाएगा जिसने नासमझी में अपना मुंह गलत जगह खोला। इसलिए कोई भी समझदार मास्टर टीचर ऐसा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी नीलेश के बंगले में प्रताप ने ये बात बेझिझक कही, वो बीच उस मास्टर टीचर के सामने जिससे वो पहली बार मिल रहा था। और इसलिए उसी दिन विपिन को अंदाजा हो गया था कि दाल में कुछ तो काला जरूर था। ये बात सुनकर प्रकाश को बहुत ही बड़ा झटका लगा। क्या मतलब आप कह रहे हैं कि प्रताप को पता है कि आप सुप्रीम मास्टर टीचर हैं? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है। उसे शायद ये पता है कि सुप्रीम मास्टर टीचर है, लेकिन कौन ये शायद उसे नहीं पता, और शायद इसलिए वो मुझे जांच परख कर देख रहा था, विपिन ने कहा। शुक्र है, प्रकाश ने राहत की सांस ली। लेकिन प्रिंसिपल विपिन, फिर तो आपको बेहद सावधान रहना होगा। अगली बार चाहे जो हो, आप चाहें जहां भी जाएं, आप या तो मुझे या फिर हॉल मास्टर वीरेंद्र को साथ में लेकर जाएं अपनी सुरक्षा के लिए। प्रकाश को हाइपर होते देख विपिन ने सिर हिलाया। नहीं नहीं, फिलहाल के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे काम करेंगे तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा, जो हमें बिल्कुल भी नहीं होने देना है। जी, प्रकाश ने सिर हिलाया। बात तो सही थी। अगर दिन रात कोई विपिन के साथ रहा तो लोगों को शक होने लगेगा, और एक बार अफवाहें उड़नी शुरू हुई तो उसके दुश्मनों तक पहुंचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। रही बात सुरक्षा की, तो विपिन को यकीन था कि वो दोनों जितनी सुरक्षा दे पाएंगे उससे ज़्यादा सेफ तो वो खुद को रख पाएगा। लेकिन अगर ये दोनों उसके साथ हुए तो वो अपनी कई टेक्निक इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा और खुद को खतरनाक पोजीशन में डाल देगा। विपिन आगे बोला, हॉल मास्टर प्रताप के साथ कुछ तो गड़बड़ है, और हमें ये भी पता है कि राजा नीलेश जहर हॉल के साथ मिलकर बहुत सारा जहर बनवा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों ही मामले जुड़े हुए हैं, और आज के मुलाकात के बाद तो मुझे महाराज रुपेश के साथ भी कुछ गड़बड़ लग रही है। आप खुद ही सोचिए, कोई सिर्फ अपने एक ऑफिशियल के लिए इतनी भारी कीमत क्यों चुकाएगा और खुद मिन्नतें करने क्यों आएगा? अरे हाँ, और फिर प्रकाश के दिमाग की बत्ती जली। राजमहल जैसे क्रूर जगह पर जहाँ भाई भाई का साथ नहीं देता, कुर्सी के लिए सब लड़ते मरते रहते थे, ऐसी जगह पर सबसे ऊंचे पद वाला रुपेश मास्टर टीचर हॉल का गुस्सा अपने सिर पर लेने आ गया, वो भी सिर्फ एक ऑफिशियल के लिए। नहीं, यहाँ कोई तो गहरी गुत्थी थी। प्रकाश को सही लाइन पर सोचते देख विपिन आगे बोला, अब जब हमें पता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है तो यहाँ खुद सोचकर सोचना, अपना दिमाग खराब करने की बजाय क्यों ना हम थोड़े वक्त के लिए उन्हें छोड़ दें और उन्हें ही मौका दें अपने जाल दिखाने का। एक बार हमें पता चल गया कि वो क्या करना चाह रहे हैं तो उसके बाद हम अपना अगला मूव कर सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, नीलेश को कैद करके हमारा सुराग वहीं ख़त्म हो जाएगा और हमें फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए उन्हें छोड़कर सुराग के अंत तक जाना ही बेहतर होगा हमारे लिए, प्रकाश बोला। वाकई में प्रिंसिपल विपिन की सोच की तारीफ करनी ही पड़ेगी। वो इस हालात में ही उलझा रह गया और सामने वाला कई कदम आगे की सोच कर बैठा था। वैसे भी इस वक्त उनकी पूछताछ रुकी हुई थी, आगे कोई सुराग था ही नहीं, और नीलेश और बाकियों से पूछताछ करते तो वो कुछ बताते नहीं। ऐसे में उन्हें छोड़कर उन्हें कुछ करने का मौका देना ही बेस्ट था, ताकि कुछ हो और उनकी जांच नया मोड़ ले। बात समझाने के बाद विपिन बोला, ठीक है, बाकी सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। रात होने में अभी देर है, इसलिए अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं मास्टर टीचर हॉल की लाइब्रेरी में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। प्रकाश जानता था कि विपिन को किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, इसलिए वो खड़ा हुआ और उसे ले जाने लगा। विपिन भी थका हुआ था, लेकिन उसकी थकान से ज़्यादा ज़रूरी था उसका आलोक को हराकर स्लॉट लेना, ताकि वो प्रत्युषा से मिलने जा सके। दोनों खड़े होकर दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, प्रकाश ने कहा, और जो मास्टर टीचर अभी थोड़ी देर पहले ही गया था वो भागता हुआ वापस आ गया। वो बहुत ही घबराया हुआ था। क्या हुआ? प्रकाश ने उससे पूछा। अगर एक 6 स्टार मास्टर टीचर इतना घबराया हुआ था तो ज़रूर कुछ हुआ होगा। मास्टर टीचर ने हिम्मत करके कहा, टीचर, बुरी खबर है, राजीव कपूर मर गया है। राजीव मर गया? प्रकाश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राजीव कपूर वो मास्टर टीचर था जिसने प्रिंसिपल अभिषेक सेन से खंडहर की डिटेल ले ली थी और उसे राक्षसों को दे दिया था। वही वो इंसान था जो मास्टर टीचर हॉल में पल रहे दूसरे गद्दारों तक उन्हें पहुंचा सकता था, और इसलिए ही उसे मास्टर टीचर हॉल की सबसे सेफ जेल में रखा गया था। यहाँ तक कि उसका खुद का लेवल भी सील कर दिया गया था।
तो फिर वो अचानक से कैसे मर गया? मास्टर टीचर ने कहा, मुझे उसके मरने की वजह तो नहीं पता। जब मैंने आज सुबह चेक किया था तब वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब जब राजा नीलेश को निकालते हुए मैंने उसे देखा तो पाया कि वो तो ना जाने कब का मर गया था। चलो चलते हैं, मास्टर प्रकाश ने कहा। फिर विपिन की तरफ देखकर बोला, प्रिंसिपल विपिन, आप भी चल रहे हैं ना? राजीव प्रताप का डायरेक्ट स्टूडेंट और 7 स्टार लो लेवल मास्टर टीचर था, जिसकी मौत कोई मजाक नहीं थी और विपिन की नज़र उससे कहीं ज़्यादा पार की थी। इसलिए वो उसे भी साथ ले जाना चाहता था, ताकि अगर कोई चीज़ उसके नोट में नहीं आई तो विपिन के आ जाए। हाँ, विपिन ने कहा। उसे भी ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था। मास्टर टीचर हॉल की जेल में कोई कैदी का मर्डर तो क्या, उसका सुसाइड करना भी नामुमकिन था। तो फिर अचानक से राजीव कैसे मर गया? मास्टर टीचर के पीछे पीछे चलते हुए तीनों एक कमरे में पहुंचे, जहां जमीन पर एक अधेड़ उम्र के आदमी की लाश पड़ी थी। लाश इतनी ठंडी थी मानो आदमी को मरे हुए बहुत वक्त हो गया हो। लाश के सीधे जाने की बजाय विपिन आसपास चेक करने लगा। कमरे में एयर टाइट फॉर्मेशन लगी हुई थी, जिससे किसी की अंतर्दृष्टि भी यहाँ पहुँच नहीं सकती थी। इसलिए जानकारी आना या जाना नामुमकिन था। बात वैसे भी नहीं हो सकती थी। आसपास चेक करने के बाद विपिन लाश के पास गया और उसने इनसाइड एक्टिवेट की। इसे कोई बाहरी चोट नहीं लगी है, लेकिन इसकी आत्मा गायब है, पूरी की पूरी आत्मा गायब है। प्रकाश ने राजीव की लाश पर हाथ रखा और उसकी चेतना में चेक करने लगा। वाकई में आत्मा गायब थी, वो भी इस तरह से जैसे किसी ने उसे खींच कर निकाल लिया हो। विपिन को ये ख्याल आया, कहीं ये पहले वाली आत्मा चुराने की टेक्निक ही तो नहीं है। कुछ वक्त पहले डाकू अयान मंसूर ने भी उसे मारने के लिए ऐसी ही किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन चैतन्य ग्रुप की बिल्डिंग ने उसे मार डाला था। उसके मरने के बाद विपिन ने उसकी टेक्निक को देखा था और वो टेक्निक उसे आत्मज्ञानियों की टेक्निक जैसी ही लगी। उससे किसी की भी आत्मा उसकी बॉडी से निकाल ली जाती थी और उसे कैद कर लिया जाता था, ताकि इंसान कैद करने वाले के पूरे कंट्रोल में आ जाए। कैद करने और कंट्रोल आने के बाद बॉडी धीरे धीरे खुद ही मर जाती थी। कहीं राजीव को मारने के लिए भी ऐसा ही तरीका इस्तेमाल तो नहीं किया गया था ना? विपिन गहराई से सोच रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि भयानक ने ये टेक्निक अयान के अलावा किसी और को भी दी थी? विपिन सोच में पड़ गया कि टेक्निक इस्तेमाल करने वाला राजीव को मारेगा क्यों? उससे उसको क्या मिलेगा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि राजीव खुद भयानक या फिर आत्मज्ञानी से जुड़ा हुआ था? इधर विपिन अपना दिमाग लड़ा रहा था और उधर मास्टर प्रकाश अपनी जांच में लगे थे। लेकिन जब काफी देर तक कोई सुराग नहीं मिला तो वो बोले, क्यों ना हम इस लाश को लड़ाई मास्टर हॉल के डिवीजन हेड चिराग लोधी के पास ले चलें और उनसे ही मदद के लिए कहें। ठीक है, मास्टर टीचर ने कहा और लाश उठाने लगा। चिराग लोधी असल में आत्मा डिवीजन का हेड था, जिसे आत्मा के बारे में गहरी जानकारी थी। इसलिए प्रकाश को लगा कि शायद वही उनकी मदद कर सके, लेकिन विपिन ने साफ मना कर दिया। उसकी जरूरत नहीं है। लाश में से आत्मा वैसे भी गायब हो गई थी, इसलिए आत्मा एक्सपर्ट के पास जाकर भी सिर्फ टाइम वेस्ट ही होने वाला था। विपिन को शांत देख प्रकाश बोला, प्रिंसिपल विपिन, राजीव के मरने के मतलब है कि हमारा आखिरी सुराग भी चला गया है और साथ ही चला गया है प्रताप को दोषी साबित करने का सबूत। भले ही पहले प्रताप ने आप पर हमला किया था, लेकिन बिना सबूत के उसे सजा मिलना बेहद मुश्किल है। सजा छोड़िए, हो सकता है कि उसे आजाद भी कर दिया जाए। प्रताप 7 स्टार मास्टर टीचर था और मास्टर टीचर हॉल का पूर्व वाइस हेड भी, इसलिए उसे कैद करना आसान नहीं था। ये तो उसके स्टूडेंट के राक्षसों के साथ कनेक्शन थे जो उसके खिलाफ पक्का केस बनाते थे, लेकिन अगर वो ना हो तो उसे आजाद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसी बात का प्रकाश को डर था। लेकिन महाशय विपिन बेखौफ होकर बोले, अगर कैद नहीं कर सकते तो जाने दें। प्रकाश के तोते उड़ गए। लेकिन प्रिंसिपल विपिन, उसकी वजह से आपकी जो इंसल्ट हुई है उस बारे में इतना मत सोचिए। प्रताप की पोजीशन देखते हुए उसे लंबे टाइम तक कैद करके रखना वैसे भी हमारे हित में नहीं होगा, खासकर बिना सबूत के। और फिर आप भी बस अभी अभी वाइस हेड बने हैं, आते ही कोई जोर जबरदस्ती आपकी इमेज के लिए अच्छी नहीं होगी, विपिन ने समझाया। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो, लेकिन फिर हमें आगे क्या करना चाहिए? बहुत झिझकते हुए ही सही, लेकिन प्रकाश ने हाँ कह दी। आप बताइए क्या करना चाहिए? विपिन ने मुस्कुराते हुए सवाल उलट दिया और प्रकाश थोड़ा सोच कर बोला, मुझे लगता है कि राजीव के जुर्म हमें पब्लिक को बता देने चाहिए और सबको प्रताप के खिलाफ कर देना चाहिए। इससे प्रताप को नुकसान होगा और हमें अपना काम बेहतर तरीके से करने का मौका मिल जाएगा। गलत, ये प्लान काम नहीं करेगा, विपिन ने तुरंत कहा। काम नहीं करेगा? क्यों? और अगर ये नहीं तो क्या करें हम?
प्रकाश ने पूछा। सिंपल, हमें राजीव को पूरे बैंड बाजे के साथ दफनाना चाहिए, जैसे बड़े बड़े मास्टर टीचरों के साथ होता है, और उसे बहुत सम्मान देना चाहिए। हमें उसे सच्चा मास्टर टीचर करार देना चाहिए, एक रोल मॉडल जिससे सभी को सीखना चाहिए। क्या ये कैसा हल हुआ? विपिन के सुझाव से प्रकाश हैरान रह गया। राजीव ही वो इंसान था जिसने अभिषेक से जानकारी लेकर राक्षसों को दी थी और जिसकी वजह से लगभग लोधी पैलेस राक्षसों के पास चला गया था, और अभिषेक की जिंदगी भी। ऐसे इंसान को तो मास्टर टीचर हॉल में ही मार डालना चाहिए। और विपिन कह रहा था कि उसकी तारीफ करें, उसे रोल मॉडल बनाए। ये कैसी समझदारी हुई? प्रकाश को कंफ्यूज देखते विपिन ने सिर हिलाते हुए उसे समझाया। लगता है आप समझे नहीं। सुनिए, इस वक्त राजीव के जुर्म मास्टर टीचर हॉल में भी सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। और इसलिए अगर हमें राजीव के जुर्म को ऑफिशियल प्रवृत्ति देनी है और उसके अरेस्ट को सही दिखाना है, तो हमें पूरे मास्टर टीचर हॉल को ये समझाना पड़ेगा कि हमारा केस असल में है क्या, जिसके लिए हमें और भी ज्यादा सबूत चाहिए, जो फिलहाल के लिए हमारे पास है नहीं। ऐसे में अगर बिना सबूत के हम राजीव के ऊपर दोषारोपण करने लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम अपने बुरे काम को छुपाने के लिए उसके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, खासकर तब जब वो मर गया है। एक बार सोच कर देखिए, हमने राजीव को पकड़ा, लेकिन राजीव कैद में मारा गया। उसके बाद अगर हम उसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगाते हैं तो लोग क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि हमने उसे मार डाला है और आप उसके ऊपर किसी और के जुर्म मढ़ रहे हैं। ये सुनकर प्रकाश की बोलती बंद होगी। वो तो होनी थी। हाँ, ये सच था कि आमतौर पर कमजोर लोगों की तरफ लोग नरम दिल रहते हैं, और ऐसे में जब मरे हुए राजीव पर कोई जुर्म लगाया जाएगा तो सबको ही लगेगा उसके मरने के बाद ही ये कहानी बनाई गई है और उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। लोग सच्चाई को झूठ से अलग कर ही नहीं पाएंगे और आखिरकार राजीव निर्दोष ही रह जाएगा। विपिन ने आगे कहा, लेकिन दूसरों की तरफ अगर हम ये घोषणा कर दें कि वो मर गया है और उसके परिवार को अच्छा कंपनसेशन दे दें, तो दुश्मन सोचेंगे कि शायद खबर लीक हो गई है और घबरा जाएंगे, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, जिससे हमें सबूत मिल जाएगा। और एक बार हमें सबूत मिल गया तो राजीव को भी सजा देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और प्रताप के काले काम भी सभी के सामने आ जाएंगे। अच्छा, प्रकाश अब जाकर समझा। वाकई में इस वक्त इससे बेहतर प्लान और कोई नहीं होगा। इस तरह से राजीव की मौत से आने वाले नुकसान से भी वो बच जाएंगे और बाद में सही दोषियों को सजा भी दे दी जाएगी। साथ ही इन गद्दारों की पूरी फौज भी सभी के सामने आ जाएगी, यानी एक तीर से दो निशाने। पूरी बात समझ आने के बाद प्रकाश ने अपने साथ आए मास्टर टीचर को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और बोला, ये काम तो हो गया, अब आगे क्या करें मास्टर विपिन? अभी के लिए इतना ही काफी है। विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात हमें वैसे भी उस इंस्पेक्टर मीट्स में भी जाना है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था, इसलिए फिलहाल वहां चलने का प्लान बनाते हैं। रही बात इन चीजों की, तो ये तो बैकग्राउंड में होती रहेंगी। चारा हमने डाल ही दिया है, अब बस इंतजार बाकी है ताकि शिकार आए और चारा खाए और हम उसे धार दबोच लें। तब तक के लिए तो हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। सब काम खत्म हो जाने के बाद विपिन और प्रकाश दोनों जेल से बाहर आ गए। विपिन ने प्रकाश का सील लिया और सीधे मास्टर टीचर हॉल की लाइब्रेरी में पहुंच गया, जबकि प्रकाश अपने दूसरे काम में बिजी हो गया। विपिन के पास प्रकाश का सील था, इसलिए उसे संत लेवल 3 और 4 की टेक्निक देखने के लिए किसी ने मना नहीं किया और अगले 2 घंटे के अंदर ही उसने सब कुछ अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी में जमा कर लिया। इन किताबों के बाद उसने वो किताबें निकाली जो उसे महाराज रूपेश ने दी थी और फिर उन्हें भी अपनी लाइब्रेरी में जमा कर लिया। सभी किताबों को कॉपी कर लेने के बाद वो स्वर्ग की लाइब्रेरी में रैक के सामने गया और बोला, कंबाइन, और उसकी आंखों के सामने 2 बड़ी बड़ी किताबें आ गई, संत लेवल 3 और संत लेवल 4 की स्वर्ग की ध्यान कला। उन्हें देखने के बाद तो विपिन की आंखों में चमक आ ही गई। वो चाहता था कि तुरंत लेवल पार करने के लिए ध्यान में बैठ जाए, लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। अंधेरा होने को था, रात होने वाली थी और उसे मीट में जाना था, इसलिए फिलहाल के लिए उसने अंगड़ाई ली और लाइब्रेरी से बाहर निकलकर मास्टर प्रकाश के पास जाने लगा। वैसे भी इस टेक्निक में पास होना जरूरी था, लेकिन वो तो कभी भी 2-4 घंटे निकाल कर भी पार कर सकता था, लेकिन सपोर्टिंग प्रोफेशन, उसका रैंक बढ़ाना फिलहाल के लिए सबसे जरूरी था। तभी तो वो उस आलोक को हरा पाएगा। विपिन को अपनी ओर आते देख प्रकाश मुस्कुराया और आइए आइए, अरे आइए आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, चलिए मीट में चलते हैं। जी, विपिन ने कहा और फिर दोनों ही बाहर चल पड़े। जहां एक और विपिन और प्रकाश इंस्पेक्टर मीट जा रहे थे, वहीं महल के एक बड़े से हॉल में
नीलेश गुस्से से इधर उधर घूम रहा था। उसकी आंखों में नफरत की आग थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ते में आने वाली हर चीज को जला डालेगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, वो बड़बड़ाता जा रहा था। बस बहुत हुआ, रुपेश ने उसे डांटा। बिना तैयारी के एक 6 स्टार मास्टर टीचर पर हमला किया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पर महाराज मैं तो, नीलेश ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और सफाई देने लगा। बस मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, बस सबक सीख लो और आगे से ऐसा काम दोबारा मत करना। याद रहे कि तुम्हें छुड़वाने के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, रुपेश ने गुस्से से कहा। जी मैं अपनी गलती के लिए माफी चाहता हूँ, नीलेश ने सिर झुका लिया। ये सब बहुत हुआ, अगले दिन तक तुम मेरे महल में ही ध्यान लगाओ और सोचो कि तुमने कहाँ गलती की है। इस वक्त तुमने अपने ऊपर काबू नहीं पाया तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, रुपेश ने उससे कहा। जी नीलेश ने सिर हिलाया। चिंता ना करें, ऐसी कोई प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। आज की प्रॉब्लम की भी जड़ वो विपिन सेन ही है। वो ना होता तो ये नौबत नहीं आती। इस वक्त अपने ऊपर तुमने अगर काबू नहीं पाया तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, रुपेश ने उनसे कहा। जी नीलेश ने सिर हिलाया। चिंता ना करें, ऐसी कोई प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। आज की प्रॉब्लम की भी जड़ वो विपिन सेन ही है। वो ना होता तो ये नौबत नहीं आती। और तो और उसका लेवल भी हमारे अंदाजे से ज्यादा मिला मुझे। जैसे जैसे नीलेश विपिन के बारे में बात कर रहा था वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसकी बॉडी में ना जाने क्या होने लगा कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो थर थर कांपने लगा, मानो किसी ने उसे बर्फ की सिल्ली पर रख दिया हो। नहीं नहीं, ये कैसे? नीलेश कांपते हुए बड़बड़ाया। उसकी ऐसी हालत देख रुपेश ने पूछा, क्या हुआ? ऐसी हालत क्यों हो रही है तुम्हारी? मुझे जहर दिया गया है। नीलेश को खून की उल्टियां होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके शरीर के सभी पुर्जे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जहर? तुम्हारे अंदर जहर कैसे आ गया? रुपेश सावधान हो गया। पिछले कुछ मिनट से तो नीलेश उसके साथ ही था, तो फिर बिना कुछ किए अचानक से उसके अंदर जहर कैसे आ सकता था? मुझे भी नहीं पता, नीलेश चिल्लाया। रुपेश ने पूछा, आज तुमने कुछ खाया पिया था क्या? नीलेश बहुत दर्द में था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जमीन पर लौट रहा था कि शायद उससे दर्द कम हो जाएगा, लेकिन दर्द था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने बहुत याद करने की कोशिश की कि किसने उसे जहर दिया होगा, लेकिन उसे ऐसा कोई मौका याद नहीं आया जब उसे जहर देने का चांस आया हो। खासकर ऐसा जहर जो उसके जैसे संत लेवल 4 के एक्सपर्ट भी सहन ना कर सकें। ऐसा जहर तो सिर्फ 7 स्टार या उससे ऊपर के मास्टर टीचर ही दे सकते थे, लेकिन ऐसा तो कोई इंसान दिन भर में उसके पास आया ही नहीं। बहुत सोचकर उसने कहा, आज उस विपिन ने मुझे कई बोतल वाइन पिलाई और उस मोहन यादव ने मेरे शरीर पर नमक मिर्च लगाया। नमक मिर्च लगाया। रुपेश उसे टुकर टुकर देखता ही रह गया। वो मोहन यादव बावर्ची था क्या, जो नमक मिर्च हाथ में लिए घूमता था? खैर वो जानता था कि ये वक्त मसालों के बारे में सोचने का नहीं था, इसलिए बोला, जहाँ तक मुझे लगता है जहर जरूर उस विपिन सेन ने ही दिया होगा, लेकिन किस टाइप का जहर? उसने तुरंत ऑर्डर दिया, गार्ड शाही डॉक्टर को तुरंत लेकर आओ। जी एक गार्ड तुरंत गया और थोड़ी देर में ही एक बूढ़े को हॉल में ले आया। महाराज शाही डॉक्टर हाजिर है। आइए आइए डॉक्टर साहब, राजा नीलेश को जहर दिया गया है। आप जल्द से जल्द ये पता लगाइए कि इसे कौन सा जहर दिया गया है और इसका इलाज कीजिए, रुपेश ने डॉक्टर से कहा। यह डॉक्टर 7 स्टार डॉक्टर था जो अपनी मेडिकल स्किल के लिए काफी मशहूर था, इसलिए उसे दरबार में खास शाही डॉक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था। पूरे गोलपारा में अगर कोई नीलेश का इलाज कर सकता था तो वो यही था। डॉक्टर एक स्माइल के साथ बोला, महाराज आप चिंता ना करें, अगर जहर ग्रेड 7 से नीचे का है तो मैं उसे जरूर ठीक कर दूंगा। इतना क्या है, उसने उंगली घुमाई और अपनी एनर्जी के पतले तार राजा नीलेश के आसपास छोड़ दिए। ये उसका स्पेशल तरीका था, सोनार चेकअप। इस तरीके से जांच भी हो सकती थी और इलाज भी। इस तरीके से डॉक्टर एनर्जी के तारों को मरीज के बिंदुओं और ऑर्गन के आसपास लिंक कर देता था, ताकि वो मरीज की कंडीशन को और भी नज़दीक से जान सके और अपनी एनर्जी की वाइब्रेशन के जरिए उसका इलाज कर सके। 2 सेकंड के लिए राजा नीलेश की कंडीशन चेक करने के बाद डॉक्टर के माथे पर शिकन आ गई और वो बोला, इस जहर में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गड़बड़? लेकिन इसका इलाज तो हो जाएगा ना, रुपेश ने पूछा। तो डॉक्टर ने कहा, चिंता ना करें महाराज, भले ही जहर दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत ही अलग है, लेकिन मैं इसे जरूर ढूंढ लूंगा। मेरी एनर्जी राजा नीलेश की बॉडी में जाकर उस छुपे हुए जहर के कणों को ढूंढ निकालेगी और उसके बाद जहर का इलाज भी कर देंगी। तो जल्दी कीजिए ना,
रुपेश ने कहा। जी, डॉक्टर ने कहा और इलाज शुरू कर दिया। रुपेश का चेहरा फीका पड़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जहर की वजह से कभी भी उसकी जान चली जाएगी। उसकी जान अधर में देखकर डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों से एक साथ एनर्जी की बहुत सारी तारें नीलेश की बॉडी में डालने लगा और देखते देखते उसकी एनर्जी नीलेश की बॉडी के अंदर पूरी तरह से घुस गई। लेकिन बहुत जिद्दोजहद करने के बाद भी वहाँ उसे कोई जानलेवा जहर नहीं दिखाई दिया। इसलिए कंफ्यूज डॉक्टर ने अपनी एनर्जी वापस ली और सोच में पड़ गया, ये कैसा जहर था जो दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन असर पूरा कर रहा था। डॉक्टर साफ देख पा रहा था कि जहर नीलेश की बॉडी को अंदर से खाया जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बहुत ही घातक जहर खाता था। लेकिन आमतौर पर तो ऐसे जहर के कण धमनियों में दिखाई दे जाते थे, लेकिन यहाँ वो केस भी नहीं था। ये दोनों ही कंडीशन डॉक्टर को और भी कंफ्यूज कर रही थी। इधर डॉक्टर को कंफ्यूज होते देख रुपेश की घबराहट बढ़ गई। क्या हुआ, आप ठीक तो कर देंगे ना उसे? उसने डॉक्टर से पूछा, जिस पर डॉक्टर बोला, जहर में कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, इसलिए मुझे इलाज सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और फिर बोलते बोलते ही डॉक्टर के चेहरे का भी रंग उड़ गया और वो अचानक से ज़मीन पर गिर पड़ा। लगातार खून की उल्टी आने के हर बार उसके चेहरे का रंग फीका पड़ता जा रहा था। हाय हाय, मेरी बॉडी में भी जहर चला गया। और बस इतना बोलते ही एक दो बार डॉक्टर को दौरे पड़े और फिर वो बेहोश हो गया। इलाज करने वाले डॉक्टर को ही बेहोश होते देख रुपेश के पांव तले ज़मीन खिसक गई। अभी कुछ सेकंड पहले ही तो डॉक्टर ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा था कि वो जहर का इलाज कर देगा और अब जहर को ढूंढे बिना खुद ही बेहोश हो गया। आखिर ऐसा क्या हो गया और ये जहर था कौन सा कि महल के सबसे अच्छे डॉक्टर को भी 2 सेकंड में बेहोश कर दिया इसने? और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, अगर डॉक्टर नहीं तो और कौन इलाज करेगा इसका? इधर पल पल अपनी हालत पतली होते देख नीलेश हंसते हुए बोला, महाराज, मैंने अपने बंगले में कुछ जहर मास्टरों को कैद करके रखा है, उनमें से किसी को बुला लीजिए। ठीक है, रुको, मैं अभी बुलवाता हूँ, रुपेश ने कहा और गार्ड को ऑर्डर दे दिए। राजा के ऑर्डर पर गार्ड तुरंत नीलेश के घर गए और कुछ ही देर में काले कपड़े वाले एक आदमी को ले आए, नीलेश के बटलर रघु को। रघु ने रुपेश को देख नमस्ते कहा, पर जैसे ही उसकी नज़र ज़मीन पर लेटे नीलेश पर गई तो वो तुरंत उसके पास गया और बोला, मास्टर, आपको क्या हो गया? घर में कैद सभी जहर मास्टरों को तो वो विपिन छुड़वा कर ले गया था, छुड़वा दिया और बस इसी के साथ ही नीलेश की आखिरी आशा भी चली गई। अब तो उसके पास ज़मीन पर लेटने के लिए भी ताकत नहीं बची थी। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपनी मृत्यु शैया पर लेटा हो। उसकी ऐसी हालत देखकर रुपेश दहाड़ा, अगर जहर मास्टर नहीं है तो और डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते तो मैं खुद जाकर मास्टर विपिन को लेकर आता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक मास्टर टीचर ऐसी नीच हरकतें भी कर सकता है। उसने नीलेश को छुड़वाने के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई थी और अगर इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद ही कुछ ही मिनटों में नीलेश मर गया तो पूरा राज परिवार जनता के सामने मजाक बनकर रह जाएगा। एक तरफ रुपेश को टेंशन हो रही थी और इधर विपिन का नाम सुन रघु को दिन की घटना याद आई और वो बोला, महाराज, आपने मास्टर विपिन का नाम लिया ना, क्या मेरे मास्टर को उसी ने जहर दिया था? रुपेश गुस्से से चिल्लाया, वही होगा, उसके अलावा किसी और को ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। ये सुन रघु बोला, क्योंकि अगर उसने ही दिया है तो मुझे पता है कि इसका इलाज कैसे करना है। तुम्हें पता है? रुपेश और नीलेश आंखें फाड़ कर रघु को देखने लगे। जिस जहर का इलाज 7 स्टार शाही डॉक्टर के पास भी नहीं था उसे ये बटलर ठीक कर सकता था। कब से और ये इलाज सीखा कहाँ से? उन्हें कंफ्यूज देख रघु बोला, सच कहूँ कुछ वक्त पहले मुझे भी यही जहर दिया गया था, लेकिन एक खास तरीके से मैंने उसे कंट्रोल कर लिया। ये सुनकर नीलेश चिल्लाया, तो खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ इलाज करो मेरा। जी मास्टर, इलाज थोड़ा दर्द दे सकता है, इसलिए ज़रा सहन कर लीजिएगा, रघु ने कहा और आगे बढ़ गया। ये सुन नीलेश ज़रा सा हंसते हुए बोला, मैंने बहुत जानलेवा घटनाएं देखी हैं, हर तरह का दर्द सहा है मैंने, मुझे कुछ नहीं होगा, इलाज शुरू करो। अपने ज़माने में उसने हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ी थी और इलाज चाहे जितना भी दर्दनाक हो, युद्ध से ज़्यादा दर्द तो नहीं दे सकता था ना, इसलिए उसे कोई डर नहीं था। उसने आगे कहा, अगर तुम इलाज कर पाए तो मैं तुम्हें बंगले का मेन बटलर बना दूंगा और सभी की कमान तुम्हारे हाथ में होगी। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता, उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया गया, वो भी इतनी ज़ोर से मानो गाल के 2 टुकड़े करने के लिए मारा गया। नीलेश को कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसका नौकर उसे ऐसे मारेगा। उसने तो इलाज करने के लिए कहा था, तो फिर ये हाथ क्यों उठा रहा था? उसने पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ उसे थप्पड़ पड़ते रहे और उसका गाल लाल हो गया। रघु अपनी पूरी ताकत लगाकर थप्पड़ मार रहा था, इसलिए हाँफ भी रहा था। काफ़ी देर तक उसने थप्पड़ लगाए और जब थक गया
तो बोला, मास्टर अब कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? तू रुक जा, मुझे ठीक होने दे, फिर बताता हूँ कैसा लग रहा है मुझे। सारे इलाज करने के लिए कहा तो चांटे मार रहा है, तुझे तो मैं मार डालूंगा। नीलेश गुस्से से घुर रहा है। वो सिलीगुड़ी का पहला राजा था। महाराज भी उसकी इतनी इज्जत करते थे और उसका खुद का नौकर उसे ऐसे मार रहा था। ऊपर से पूछता था कि कैसा लग रहा है। मैं इसे मारता हूँ, फिर पता चलेगा इसे कैसा लगता है मार खाना। नीलेश का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसके सिर से धुआं निकल जाएगा। इधर अपने मास्टर को गुस्सा होते देख रघु कंफ्यूज हो गया। उसका इलाज काम क्यों नहीं कर रहा था? अच्छा लगता है जहर पावरफुल है, कोई बात नहीं। उसने नीलेश से कहा, मास्टर बेहतर नहीं लग रहा है ना? कोई बात नहीं, मेरे पास और भी इलाज है। एक और इलाज? नीलेश चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता या समझ पाता उसने देखा कि रघु अपने जूते उतार रहा था और अगले ही पल एक बदबूदार पैर उसके मुंह पर आकर लगा। किक पड़ते ही बेचारे नीलेश के बच्चे खुचे होश भी उड़ गए और वो 2 बार पलटी खाकर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। असल में जब थप्पड़ कम पड़ने लगे तो रघु ने इलाज के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे और उसी दौरान उसने पाया कि जहर पर किक भी बड़ी असरदार होती थी और दर्द को पल भर में गायब कर देती थी। उसने तो सोचा था कि इस सीक्रेट आर्ट को अपने परिवार की विरासत बनाकर अपने बच्चों पोतों को देगा, लेकिन अब जब उसके मास्टर टीचर को जरूरत पड़ गई थी तो यूज करना तो बनता ही था। अपने टूटे हुए दांत देखकर नीलेश लगभग पागल ही हो गया और दहाड़ा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन आवाज तोतली सी बाहर निकली। उसने इलाज करने के लिए कहा था, मार कुटाई के लिए नहीं। लेकिन ये थप्पड़ लातों के साथ उसे बदबू भी दे रहा था। हाय ये बदबू! गुस्से में नीलेश खड़ा हो गया और रघु को ऐसे घूरने लगा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो कोई मूव करता, अचानक से रूपेश बोला, नीलेश तुम्हारा जहर ठीक हो गया? जहर? अब जाकर नीलेश को ध्यान आया कि उसके अंदर तो जहर था जिसकी वजह से वो इतना परेशान हो रहा था। और फिर उसे एहसास हुआ सच में उसका दर्द तो बिल्कुल गायब हो गया था, पर थप्पड़ और किक से। ये कैसे मुमकिन था? हैरान परेशान हो उसने अपने बटलर से ही पूछा, ये क्या हो रहा है? रघु ने हाथ जोड़कर कहा, मास्टर आज जब आपने मुझे विपिन सेन को बंगले में बुलाने के लिए कहा था तो हमारे बीच एक छोटी सी झड़प हो गई थी और उसने चुपके से मेरे अंदर एक जहर डाल दिया था। मैंने वो जहर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने बस इतना ही कहा कि जहर मिल नहीं रहा है, लेकिन उसके असर से इंसान अंदर से खोखला हो सकता है, जिससे इंसान को बहुत दर्द होता है। लेकिन उसने मुझे इसे रोकने का एक इलाज भी बताया, अपने आप को मारना। थप्पड़ जितनी जोर से होगा जहर के लिए उतना ही असरदार होगा, इसलिए मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया। पर फिर ऐसा करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। थप्पड़ से जहर का इलाज? ऐसा भी जहर होता है दुनिया में? रूपेश और नीलेश भौचक्के से एक दूसरे को देखते रह गए। उन्होंने ना ऐसे अजीब जहर के बारे में कभी सुना था और ना ही ऐसा जहर पहले कभी देखा था। बटलर के दिए इलाज का असर देख राजा नीलेश विपिन को मन ही मन गालियां देने लगा। ऐसा जहर भी भला कोई बनाता है? ये विपिन सेन भी ना बड़ा नीच आदमी है। और बस अगले ही पल जहर का असर फिर से होने लगा और उसकी गालियां धीरे धीरे कराहने की आवाज में बदल गईं। और दर्द बढ़ते देख वो तुरंत बोला, असर फिर हो रहा है, जल्दी फिर से मारो मुझे। दर्द बहुत ही भयानक था, इतना ज्यादा कि वो दोबारा कभी वो दर्द महसूस नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने तुरंत रघु को अपने पास खींचा और गाल दिखाकर बोला, और जोर से। वाह, ऐसे भी काम होते हैं। मास्टर टीचर हॉल से बाहर आने के कुछ पल बाद ही विपिन अचानक से हंसते हुए बड़बड़ाया। उसे हंसते देख प्रकाश ने पूछा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। असल में जब विपिन नीलेश के घाव ठीक कर रहा था तो उसने अपनी चेतना का एक हिस्सा उसकी बॉडी में डाल दिया था। हिस्सा स्वर्ग की एनर्जी से ढका हुआ था, इसलिए प्राइम आत्मा भी उसे देख नहीं सकती थी। और उसने उसे ऐसा बनाया था कि कुछ कुछ देर में या जब भी वो विपिन को गाली दे तब तब उसकी स्वर्ग की एनर्जी जहर बनकर उसे सताती रहे। इसलिए ही तो उसने नीलेश को छोड़ने के लिए हाँ कह दिया था, क्योंकि अब नीलेश की जिंदगी और मौत उसकी बस एक सोच पर निर्भर थी। उसने सोचा मौत तो वो मर जाएगा, सोचा जिंदगी तो जी लेगा, और ऐसे आदमी को कैद करके भी क्या फायदा। रही बात इलाज की, तो उसने तो रघु को सिर्फ प्यादे के तौर पर छोड़ा था। क्या पता आगे चलकर फ्यूचर में वो उसके कुछ काम आ जाए। लेकिन किसे पता था कि रघु उसका थप्पड़ इलाज अपने मालिक तक ले जाएगा और उसे उस पर यकीन करने के लिए मना भी लेगा। पर अच्छा है, इस तरीके से कम उसे कुछ दिन एंटरटेनमेंट तो मिल ही जाएगा।
बस बात ये थी कि क्या इतने दिन नीलेश थप्पड़ खा पाएगा। पर वो सब बात की बात है, अभी तो उसे प्रकाश के साथ इंस्पेक्टर मीट के लिए जाना था। चलते चलते वो दोनों एक बड़े ट्रेडिंग हॉल में पहुंचे। विपिन ने आसपास देखा और लोकेशन देखकर बोला, इस जगह पर तो इंस्पेक्शन ग्रुप होना चाहिए था, तो फिर ट्रेडिंग हॉल क्या कर रहा है? ये वही जगह थी जो हॉल मास्टर वीरेंद्र ने उसे इंस्पेक्शन हॉल के लिए बताई थी। प्रकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप तो जानते ही हैं कि इंस्पेक्शन हॉल ट्रेडिंग से कितना जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कई बिजनेस बनते बिगड़ते हैं, इसीलिए ये इंस्पेक्शन ग्रुप धीरे धीरे वक्त के साथ ट्रेडिंग हॉल में बदल गया। इंस्पेक्टर लोग खजानों की जांच करने में माहिर होते थे और मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में चीजों की असलियत पर हमेशा उंगली उठाई जाती थी। इसलिए इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेट खरीदने और बेचने वालों दोनों के लिए भी बहुत काम आता था। सर्टिफिकेट से बेचने वाले को ऊंचे दाम मिलते थे, जबकि खरीदने वाले को गारंटी की उनकी खरीदी हुई ऊंचे दाम की चीजें असली ही हैं। इसलिए धीरे धीरे इंस्पेक्शन ग्रुप में बिजनेस शुरू होने लगे और ये जगह एक ट्रेडिंग सेंटर में बदल गई। विपिन ने आगे पूछा, मास्टर प्रकाश, एक बात और थी जो मैं काफी वक्त से आपसे पूछना चाहता था। आपने कहा था कि इंस्पेक्टर मीट में कीमती चीजों की जांच होती है। अगर ऐसा है तो पेंटर ग्रुप के हेड इस मीट में क्यों आएंगे? प्रकाश ने उसे समझाया, यूं तो इस इवेंट में सिर्फ इंस्पेक्टर ही जाते हैं ताकि अनजानी चीजों की जांच कर सकें, लेकिन आज रात उनमें से एक खजाना, एक पेंटिंग भी है जो कि हैप्पी बुड्ढा ने बनाई है। हैप्पी बुड्ढा? वो कौन है? विपिन ने पूछा और प्रकाश हंसते हुए बोला, जानता हूँ, बहुत अजीब नाम है, लेकिन असल में हैप्पी बुड्ढा सिलीगुड़ी के इतिहास का सबसे मशहूर 8 स्टार पेंटर है। बहुत ही टैलेंटेड, ध्यान में भी और पेंटिंग में भी। लेकिन बदकिस्मती से उसके 300वें जन्मदिन के तीसरे दिन ही वो गायब हो गया और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। पर अफवाह है कि उसे उसके दुश्मनों ने मार दिया होगा। 300 साल? लेकिन संत लेवल के एक्सपर्ट की उम्र के हिसाब से ये तो बहुत कम उम्र हुई ना। तो फिर लोग उसे बुढ़ा कहकर क्यों बुलाते हैं और हैप्पी क्यों बुलाते हैं? विपिन ने कंफ्यूजन में पूछा। प्रकाश और वीरेंद्र खुद 500 साल के थे और दोनों ही संत एक्सपर्ट थे, लेकिन संत लेवल के हिसाब से दोनों ही बुढ़े नहीं थे। तो फिर 300 साल के जवान आदमी को उन्होंने बुढ़ा क्यों कह दिया? प्रकाश ने बताया, इसके पीछे भी एक कहानी है। असल में अपने शुरुआती दिनों में हैप्पी ध्यान या पेंटिंग दोनों में ही कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन जब वो 180 साल का हुआ तो अचानक से एक दिन उसके टैलेंट जाग गए। अगले 100 सालों में ही उसकी पेंटिंग का लेवल 7 स्टार तक पहुंच गया और उसका लेवल भी बढ़ गया। लेकिन क्योंकि उसके लेवल को अटके हुए बहुत दिन हो गए थे और तब तक उसकी शक्ल बूढ़े जैसी हो गई थी, इसलिए वो उसी नाम से फेमस हो गया, हैप्पी बुड्ढा। अच्छा, कहानी तो बड़ी मजेदार है। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों ट्रेडिंग हॉल में चले आए। ट्रेडिंग हॉल काफी बड़ा था और वहां पर तरह तरह के खजाने डिस्प्ले में रखे हुए थे। दुकानदारों और खरीदारों दोनों की ही बहुत भारी भीड़ थी वहां पर। विपिन ने तुरंत अपनी इनसाइट एक्टिवेट की और डिस्प्ले में रखी आइटमों को ध्यान से देखने लगा, लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी उसे कुछ अच्छा दिखाई नहीं दिया। ऐसी कोई भी चीज नहीं थी वहां पर जो विपिन का इंटरेस्ट जगा सके। विपिन को निराश होते देख प्रकाश ने उसे बताया, ट्रेडिंग हॉल के पहले फ्लोर पर ज्यादातर ऐसी चीजें होती हैं जिनकी जांच नहीं हुई होती है और इसीलिए उनकी कीमत भी कम होती है। यहाँ पर घूमने वाले ज्यादातर लोग खजाने मिलने की बस रिस्क ही लेते रहते हैं। गलती से मिल गया तो उनका फायदा नहीं मिला तो फिर भी ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता उनका। साथ ही ये भी कहा कि दूसरे फ्लोर के बाद से चीजें अच्छी होती हैं। उनके दाम थोड़े कम जरूर होते हैं, लेकिन कम से कम उनकी गारंटी होती है। फिर उसने विपिन से ये भी पूछा कि क्या वो पहले हॉल में रखी चीजें देखना चाहेगा, पर विपिन ने साफ मना कर दिया। इस वक्त उसके पास सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, स्पेशल हाई लेवल स्टोन की। उसके अलावा ऐसा कोई खास खजाना नहीं था जो उसे अर्जेंट तौर पर चाहिए था। जड़ी बूटियां, धातु और बाकी सब चीजें तो उसे वैसे भी बहुत सारी मिल ही गई थी, इसलिए वहां पर घूम कर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं था। ना सुनकर प्रकाश ने सिर हिलाया और रास्ता दिखाते हुए बोला, अगर ऐसा है तो हम सीधे इवेंट वाली जगह चलते हैं। और फिर भीड़ से होते हुए दोनों 5वें फ्लोर पर पहुंच गए। वहां पर एक भी दुकान नहीं थी, बस एक बड़ा सा हॉल था। लेकिन इससे पहले कि दोनों अंदर जाते अचानक से 2 आदमी उन्हें दिखाई दिए और उसके कदम रुक गए, क्योंकि उनमें से एक आदमी वही लड़का था जो आज दिन में उसे मिला था, सेन वंश का वारिस आलोक सेन। हल्के हरे रंग के कपड़े पहने हुए आलोक एक सच्चा स्कॉलर लग रहा था। उसकी छाती पर मास्टर टीचर का नहीं बल्कि इंस्पेक्टर का सील लगा हुआ था, जिस पर 7 सितारे चमक रहे थे, जो ये दिखा रहे थे कि इस फील्ड में भी वो बहुत टैलेंटेड था। उसके साथ में एक श्रेष्ठ थे, यही कोई 70 साल के, जो कि संत लेवल 4 के एक्सपर्ट लग रहे थे और उनकी छाती पर लगे सील से भी यही पता चल रहा था कि वो भी 7 स्टार इंस्पेक्टर थे।
इंस्पेक्टर? विपिन हैरान हो गया। उसने आलोक को हवा में कैलीग्राफी करते देखा था, इसलिए उसे ये तो पता था कि वो पेंटिंग में माहिर था, लेकिन इंस्पेक्शन में भी? वाकई में नंबर 1 जीनियस, सच में जीनियस ही था। बूढ़े को देखकर प्रकाश तुरंत उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, बड़े दिनों बाद मिले हो वासुदेव, कैसे हो? प्रकाश को देख आदमी मुस्कुरा दिया। प्रकाश चंदेला, तुम तो शक्ल दिखाना ही भूल गए। अगर मैंने तुम्हें इस मीट के लिए न्योता ना भेजा होता तो तुम तो शायद आते भी नहीं। लगता है हमारे इतने सालों की दोस्ती भूल गए हो। उस बूढ़े ने प्रकाश के कंधे थपथपाते हुए मजाक के अंदाज में कहा, और प्रकाश हंसते हुए बोला, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा, मैं तो आने ही वाला था, लेकिन मेरे आने से पहले तुमने न्योता ही भेज दिया। इन दोनों की बातें सुनकर विपिन समझ गया कि शायद ये इंस्पेक्शन ग्रुप के हेड थे और प्रकाश के दोस्त भी, इसलिए प्रकाश ने उससे कहा था कि वो इंस्पेक्शन हॉल के हेड से उसे मिलवाएगा। जहां एक तरफ विपिन ग्रुप लीडर को सर से पांव तक देख रहा था, वहीं कोई ऐसा भी था जो उसे देख रहा था, आलोक, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी जलन भी थी। विपिन की नजर आलोक पर पड़ी तो वो तुरंत समझ गया कि सामने वाला उसके लिए उतना हितैषी नहीं था। अगर और कोई होता तो वो शायद ये नहीं देख पाता, लेकिन क्योंकि उसकी आत्मा की गहराई काफी थी, लेकिन उसे ये जलन साफ दिखाई दे गई। पर जलन, वो भी मुझसे। पर मैंने क्या किया? मैंने तो उल्टा उसकी हिम्मत बढ़ाई थी ब्रिज पर, और यहाँ ये मेरी अच्छाई के बदले में मुझे दुश्मनी दे रहा था। क्या बात हुई? सच में आजकल की दुनिया में अच्छा इंसान होना कितना मुश्किल था। तभी आलोक उसके पास चलकर आया और बोला, हेलो, मेरा नाम आलोक सैन है, तुम्हारा क्या है? विपिन सैन, विपिन ने जवाब दिया। विपिन सैन, कहीं तुम ही तो अरिस्टी मास्टर टीचर एकेडमी के नए प्रिंसिपल नहीं हो? क्योंकि उसके बारे में तो मैंने बहुत सुना है। नाम सुनते आलोक का बर्ताव बदल गया। फिर वो आगे मुस्कुराते हुए बोला, तभी तो तुम दिमागी तौर पर इतने मजबूत हो, इतनी बड़ी एकेडमी को जो संभालते हो। एकेडमी संभालना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है, शायद इसीलिए तुम ब्रिज को इतनी आसानी से पार कर गए। असल में आलोक सोच रहा था कि वो 6 साल मास्टर टीचर कौन था जिसने उसके रिकॉर्ड को तोड़ा, लेकिन जब सामने वाले की पहचान पता चली तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जिसे उसके सिर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उसने विपिन के बारे में कुछ चीजें सुनी थी और वाकई में उसके काम तारीफ के काबिल थे, पर विपिन ने बड़ी विनम्रता से कहा, अरे वो तो सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर मुझे प्रिंसिपल बना दिया, इसलिए मुझे प्रिंसिपल बनना पड़ा। पर सच कहूं तो मैं रिजाइन करने की सोच ही रहा हूँ। रिजाइन? आलोक हैरान हो गया, लेकिन फिर बोला, चलो ठीक ही है, इसमें कोई हार मानने वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि भले ही तुम टैलेंटेड हो, लेकिन कम उम्र की वजह से तुम्हारे अनुभव भी कम ही होंगे। पर इतने छोटे मास्टर टीचर का प्रिंसिपल बनना किसी भी एकेडमी के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरा मतलब, अच्छा नहीं लगता कि किसी एकेडमी का प्रिंसिपल उम्र में इतना छोटा हो। ये सुनकर विपिन हैरान रह गया। उसने तो बस विनम्रता और मैनर्स के लिए ऐसा कहा था, लेकिन सामने वाला तो बात को सीरियस ही ले गया। आलोक आगे बोला, अगर मास्टर प्रकाश तुम्हें इंस्पेक्टर मीट में लेकर आए हैं तो जरूर उन्हें तुम्हारे अंदर कुछ दिखाई दिया होगा। वैसे तुम भी इंस्पेक्टर हो क्या? हाँ, अपने खाली टाइम में कभी कभी इंस्पेक्शन सीख लिया करता हूँ, विपिन ने विनम्रता से बताया, और फिलहाल मैं 5 स्टार इंस्पेक्टर हूँ।